ओके, सो ये क्वेश्चन मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम का एक कंस्ट्रेंट मोशन का क्वेश्चन है। इसको कन्वेंशनल तरीके से पहले एक बार करके देखते हैं कि बेसिक से अगर करें तो कैसे करते हैं, फिर एक स्मार्ट वर्क भी करके देखेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। ए का मास दिया हुआ है 6 kg है, बी का मास दिया हुआ है 4 kg का है, सी का मास दिया हुआ है 12 kg है। तो बी के मास का 4g मैं यहाँ से दिखा सकता हूँ। बी के मास का 4g मैंने यहाँ से दिखाया, सी के मास का 12g यहाँ से दिखाया, और ए के मास का 6g यहाँ से दिखाया। ठीक है, बाकी यहाँ पे टेंशन को बस दिखा देते हैं। यहाँ पे टेंशन टी है, यहाँ पे भी टेंशन टी होगा, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन 2t हो जाएगा। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है, क्लियर है ना सबको यहाँ तक? Yes, sir. ओके, इनमें इंडिविजुअली इनकी भी एक्सेलरेशंस मान लेते हैं। इसका एक्सेलरेशन कुछ एक a3, इसका एक्सेलरेशन कुछ एक a2, और इसका एक्सेलरेशन कुछ एक a1 मान लिया। सबसे पहले स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लिख लेते हैं। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या होगा? 2a1 विल बी इक्वल टू a2 प्लस a3। आई होप ये सबको स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट समझ आ रही है। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्लियर है सबको? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट यस सबको सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, सो ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट हो गया पहला। अब एक एक करके फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा, एक बार ये काउंट कर लो तुमने कितने वेरिएबल चूज किए थे। 1, 2, 3 और एक टेंशन 4। 4 वेरिएबल है, 4 इक्वेशन चाहिए। एक कंस्ट्रेंट हो गया, और बाकी हम 3 इक्वेशन इंडिविजुअली तीनों को फ्री बॉडी डायग्राम से लिखेंगे। तो एक ब्लॉक ए के लिए अगर लिखेंगे तो 2t इज द नेट फोर्स, एंड दैट 2t शुड बी इक्वल टू मास विच इज 6 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन विच इज a1 लिख दिया। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। थर्ड इक्वेशन आप ब्लॉक बी के लिए लिख लो। तो इसके लिए लिखोगे तो 4g माइनस ऑफ t शुड बी 4 टाइम्स ऑफ a2। ये आपका थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। एंड फोर्थ इक्वेशन सी वाले मास के लिए, तो इसके लिए लिखेंगे तो 12g माइनस टी शुड बी 12 टाइम्स ऑफ a3 हो जाएगा। ये आपका फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इस a1, a2 और a3 को तीनों को ही टेंशन के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेते हैं, क्योंकि सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन तीनों में ही देखो a1, a2, a3 है और सारे टेंशन के टर्म्स में है। तो बेस्ट होगा कि आप a1, a2, a3 को टेंशन के टर्म्स में एक्सप्रेस करके वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ a1, और a1 की वैल्यू कितनी है? a1 इज t/3, a1 इज t/3। फिर इक्वल टू a2, a2 की वैल्यू कितनी है? दैट इज g माइनस ऑफ t/4। फिर a3 की वैल्यू कितनी है? a3 की वैल्यू है g माइनस ऑफ t/12। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। तो आपके पास 2g इज इक्वल टू, यहाँ पे t कॉमन कर ले तो यह हो जाएगा आपके पास 2/3 प्लस 1/4 प्लस 1/12। तो 12 क्लियरली आपका एलसीएम आ जाएगा। तो t कॉमन रहने देते हैं, यहाँ पे 12 एलसीएम लिख लेते हैं। ये 3 4 से चला गया, 4 2 8, 8 प्लस 3 प्लस 1, 8 और 4 12। ये तो परफेक्ट 12/12 आ गया। ये तो कट गया आपस में ही। तो टेंशन की वैल्यू आपको मिल गई है, दिस इज 2g। एक बार कैलकुलेशन बस चेक कर लेना, ठीक है सर? कैलकुलेशन देखते रहना। एक बार आपको टेंशन मिल गई है। उसने क्या पूछा था? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी पूछा था। तो अब मैं एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी आराम से निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ बी बिकम्स 4g माइनस ऑफ 2g डिवाइडेड बाई 4, एंड दैट बिकम्स 4g माइनस 2g कितना हो गया? 2g, 2g/4 मतलब g/2 आ गई है। तो g/2 आ रही है, और ये पॉजिटिव आई है, इसका मतलब हमारा चोजन डायरेक्शन में ही होगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। सो दिस इज वन वे टू डू इट। दी अदर वेज जो कि आप स्मार्ट वर्क करते हैं, क्योंकि इसमें देखोगे तो 4 इक्वेशन आपने लिखे और 4 इक्वेशन को सॉल्व किया है। ऐसा कुछ डिफिकल्ट काम नहीं है, बट एटलीस्ट टाइम टेकिंग तो था। बट अगर मैं उस कंसेप्ट को यूज करता जहां पे अगर दो ब्लॉक अगर किसी एक पुलिस से सस्पेंडेड होती है, तो उसका अगर आपको याद हो तो इफेक्टिव मास का जो रिप्लेसमेंट वैल्यू होता है वो कितना होता है? 4m1m2 4m1m2 बाई प्लस m1 प्लस m2। 1 + m2। आपको याद है? डू यू यस रिमेम्बर? सर। इसका मतलब इस पूरे ब्लॉक सिस्टम को मैं रिप्लेस करता अगर, तो इस मास से मुझे रिप्लेस करना पड़ता, तो मुझे इसकी एक्सेलरेशन बेसिकली सेम ही मिल जाती। ठीक है, ये हमको आराम से समझ में आना चाहिए। तो मैं अब उस लॉजिक से कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऑल्टरनेटिव मेथड आपको दिखा रहा हूँ यूजिंग इफेक्टिव मास कंसेप्ट। अब इस कंसेप्ट में हमने एक बार जस्ट यहाँ पे लिख के रख लो ताकि आपको बात के लिए कंफ्यूजन ना रहे, कि अगर दो तरफ दो मासेस अगर लटके हुए हैं,
ये मास एक m1 है, ये मास m2 है। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग कि आपने यहाँ पे एक सिंगल मास लटका रखा है, इसे m इफेक्टिव कह रहे हैं। तो ये m इफेक्टिव की वैल्यू इज 4m1m2 बाई m1 प्लस m2। तो इसीलिए देखो, इसको अगर हम इस कंसेप्ट को अगर हमारे क्वेश्चन में यूज करें तो हमारा क्वेश्चन अब मॉडिफाई होकर कुछ ऐसा दिखता। यहाँ पे हमारा वो ब्लॉक था, इसका मास कितना था, 6G था, ये 6 kg का था। और यहाँ पे ये अपना पुली से लगा हुआ है, और इधर से एक और ब्लॉक लटका हुआ है। ये इफेक्टिव मास अब आपको लेनी है, दिस इज m इफेक्टिव। और इस m इफेक्टिव वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ कितनी होनी है, कितना कितना था यहाँ पे वैल्यू, 4 and 12। सो 4 टाइम्स ऑफ 4 into 12 बाई 4 + 12 विच इज 16 इंटू जी हो जाएगा। अच्छा मास ही तो लिख रहे हैं ना, ठीक है, तो ये जी लगाने की जरूरत नहीं है। 4m1m2 बाई m1 + m2 लिख लिया, तो 4 4 16 तो ऐसे ही कट गया आपका। तो ये 12 किलोग्राम का आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे जब वेट दिखाएंगे तो कितने का दिखा सकते हैं, यहाँ पे वेट कितने का, 12G का। और इधर से तो कोई पुलिंग फोर्स नहीं है 6 kg के लिए। तो ये जो कॉमन एक्सेलरेशन आएगी इसकी, ये जो कॉमन एक्सेलरेशन आएगी इस कंबाइंड मास सिस्टम के लिए, ये एक्सेलरेशन कितनी आनी चाहिए, 12G डिवाइडेड बाई 12 + 6, एंड दिस गिव्स यू 2G/3 आ जाएगी। देखो तो सही लिखा है मैंने, हाँ सर। ठीक यस है। सर। देखो अभी यहाँ का टेंशन को अगर मैं लिखूं, यहाँ का टेंशन को हमने पिछली बार क्या लिया था, याद है आपको, 2T लिया था ना, लिया था ना। तो ये 2T की वैल्यू को हमें क्या लिखना चाहिए, दिस 2T शुड बी रिटन एज कितना, मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब 6 टाइम्स ऑफ 2G/3। ये टू इधर कट गया, ये 3 इधर 2 से कट गया। अगर आप देखोगे तो टेंशन की वैल्यू फिर से आपको मिल चुकी है, कितनी, 2G आ गई है। क्या आप देख पा रहे हो, हाँ वहां पे सर। देखो आपने 4 इक्वेशन सॉल्व किए थे और तब आपको टेंशन की वैल्यू मिली थी। बट यहाँ पे आपको एक भी इक्वेशन सॉल्व नहीं करना पड़ा, आपको टेंशन तुरंत से ही मिल गया है। और एक बार टेंशन मिल जाएगा तब आप m इफेक्टिव से बाहर निकल के अब आपको जिसका भी एक्सेलरेशन चाहिए वहां से निकाल सकते हैं। अब मुझे इसका एक्सेलरेशन चाहिए था, टेंशन तो मिल ही चुका था, तो मैं डायरेक्टली अब यहाँ से इसके फ्री बॉडी डायग्राम में उस टेंशन की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके फिर एक्सेलरेशन फाइंड कर सकता था। क्या समझ आई सबको, समझ आई है सबको, Yes, sir. ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसके बाद का स्टेप आपको फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ वो 4 kg ब्लॉक ड्रॉ करना था। हियर आफ्टर ड्रॉ free body diagram of 4 kg block to get its acceleration, to get its acceleration, ठीक है। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी सिमिलर सा ही है। इसको भी एक बार मैं आपको पहले कन्वेंशनल मेथड से दिखाता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करेंगे इसमें। इस क्वेश्चन में क्या है, इनफाइनाइट ब्लॉक सिस्टम आपको दे रखा है। इनफाइनाइट ब्लॉक सिस्टम का मतलब क्या है, इसमें ब्लॉक्स एकदम बिल्कुल एक के बाद 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 इन्फिनिटी तक आपके ब्लॉक्स सोचो कि आपके लगे हुए हैं, कभी भी ये ब्लॉक्स खत्म नहीं हो रहे हैं। सो देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ ब्लॉक्स दैट वी हैव टेकन ओवर हियर। और अब हमें क्या करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है, क्या क्या चीजें फाइंड करनी, दो चीजें हैं। एक, पुलिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग ऑन सीलिंग, स्ट्रिंग सीलिंग पे कितनी पुलिंग फोर्स लगा रहा है, ये आपको निकालना है पहला चीज। मतलब आपको यहाँ का पुलिंग फोर्स निकालना है, एक तो यहाँ का, ठीक है। दूसरा, एक्सेलरेशन ऑफ अपरमोस्ट ब्लॉक, उसकी कितनी एक्सेलरेशन है ये भी आपको फाइंड करनी है। स्टार्ट करते हैं फिर से, पहले कन्वेंशनल सॉल्यूशन देख लेते हैं कि एटलीस्ट वो बेसिक चीजें आपको करनी आनी चाहिए। तो इनमें सबकी एक्सेलरेशन कुछ कुछ होगी, हमको नहीं पता कितनी है। तो हम अगर किसी का भी एक्सेलरेशन नहीं जानते किस तरफ है, तो आप जिधर ही चाहें आप अपना मर्जी चूज कर सकते हैं एक्सेलरेशन, एंड अकॉर्डिंगली पॉजिटिव नेगेटिव वो खुद से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि चलो ठीक है, वी चूज वैल्यू सच कि ये सारे एक्सेलरेशन जो नीचे की तरफ है, ऑब्वियसली सभी नीचे हो नहीं सकते, कोई ना कोई तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो मैं अपने तरफ से इनको सबको मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सिंप्लीफाइड दिखे, इसलिए मैं ऐसे डायरेक्शन चूज कर रहा हूँ। मुझे किसी में झमेला नहीं लगाना पड़ेगा, इसके लिए प्लस करो इसके लिए माइनस करो, सबके लिए एक जैसा काम करना पड़ेगा मुझे, इसलिए मैं ऐसे एक्सेलरेशन चूज कर रहा हूँ। यहाँ पे A1 चूज किया, यहाँ के लिए A2 चूज किया, यहाँ A3 चूज किया, यहाँ A4 चूज किया, एंड देन अकॉर्डिंगली जैसे जैसे ब्लॉक्स बढ़ते जाएंगे A5 A6 ऐसा होता रहेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, टेंशन को T मान लिया। अब यहाँ से देखो, ये टेंशन T इधर थ्रू आउट सेम है।
अब इधर जो टेंशन होगा वो कितना हो जाएगा, T/2 हो जाएगा, होगा ना, होगा। Yes, sir. तो यहाँ का टेंशन को हम क्या लिखेंगे, दिस टेंशन विल बी रिटन एज T/2। सिमिलरली यहाँ का टेंशन कितना लिखेंगे हम, T/4। यहाँ का टेंशन कितना लिखा जाएगा, T/8। एंड अकॉर्डिंगली आगे बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे, वैसे टेंशन आपका डिवाइड भी होता जाएगा। अब आप देखो एक एक करके तुम देखो, पहले तो कंस्ट्रेंट का वैल्यू लिख लो। कंस्ट्रेंट क्या है आपके लिए, चेक करो। समेशन ऑफ T.A 0 होना चाहिए। तो टेंशन देखो सबके लिए, सबके लिए अगर आप नोटिस करोगे, सबके लिए टेंशन देखो उनके रेस्पेक्टिव एक्सेलरेशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसीलिए सबके साथ वो माइनस आएगा। T.A करेंगे तो एक नेगेटिव टर्म आएगा, तो T नहीं लिखेंगे, बस T का कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। मतलब A1 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, A2 के साथ हाफ मल्टीप्लाई होगा, A3 के साथ 1/4 मल्टीप्लाई होगा, A4 के साथ 1/8 मल्टीप्लाई होगा, और सबका समेशन को इक्वल टू 0 कर देंगे। तो कंस्ट्रेंट हमारे पास क्या है, कंस्ट्रेंट कम्स आउट टू बी A1 प्लस A2/2 प्लस A3/4 प्लस A4/8, एंड ये इन्फिनिटी तक जाएगा, इक्वल टू 0 कर लेंगे। आई होप आपको सबको कंस्ट्रेंट समझ आ गई है, क्लियर है, कंस्ट्रेंट सबको क्लियर है Yes, sir. सबको, Yes. ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली A1 A2 A3 की जो वैल्यूज हैं, उनकी वैल्यूज को हम उनके रेस्पेक्टिव फ्री बॉडी डायग्राम से निकालेंगे। तो A1 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, A1 की वैल्यू होगी mg माइनस ऑफ टी बाय m। देखो तो सही लिखा है क्या मैंने, ये m A1 की वैल्यू है क्या, करेक्ट लिखा है मैंने, Yes, sir. ठीक है। Yes. प्लस हाफ ऑफ, अब A2 लिख रहे हैं, A2 के लिए क्या लिखोगे आप, mg माइनस ऑफ T/2 बाय m। फिर A3 की वैल्यू 1/4 ऑफ mg माइनस ऑफ T/4 बाय m, और ये टर्म आपका इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। दिस इज अप टिल इन्फिनिटी, इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से तो m तो सब में कॉमन ही है, ये हटा ही सकते हैं, सब में m हट जाएगा, कॉमन ही है। अब एक्सप्रेशन जो आ रही है आपके पास, mg कॉमन करो, आपके पास दिखेगा यहाँ पे, दिस इज 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 एंड प्लस ये इन्फिनिटी तक आपका चलता रहेगा जीपी में। और दूसरी तरफ आपके पास आएगा, इधर इसको आरएचएस में, टेंशन वाले सारे टर्म को आरएचएस में लेके चले जा रहे हैं। यहाँ पे टी कॉमन ले लिया, अब ये हो जाएगा 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16, एंड ये भी आपका इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अब ये तो दिख ही रहा है आपको, इनफाइनाइट जीपी का सम है। इनफाइनाइट जीपी की सम कितनी होती है आपको याद है, A/1 माइनस आर, राइट, याद है आपको। हाँ सर। तो ए हाँ, sir. सम है, बाय 1 माइनस ऑफ आर करना है, आर कॉमन रेशियो है। यहाँ पे भी सेम चीज, सो A/1 माइनस ऑफ आर, आर इज कॉमन रेशियो, यहाँ पे डिवाइड किया, और यहाँ से आपको दिखेगा ये mg/2, और यहाँ से हो गया 4/3। ये 2 इधर 2 से कैंसिल आउट हो गया, और टेंशन की वैल्यू आपको मिल गई है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 3mg/2 आ गई है। दैट्स इट, आपको टेंशन की वैल्यू मिल गई है, 3mg/2 है। अब एक बार अगर टेंशन मिल गया, यहाँ का देखो हमने इस जगह का टेंशन T माना था, तो ऑब्वियसली यहाँ का टेंशन कितना हो जाएगा, 2T हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको T ही मिलेगा, यहाँ तक ही T ही रहेगा। तो यहाँ का पुलिंग फोर्स कितना होगा, 2T हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका पुलिंग फोर्स आपको 2T दिखेगा। तो पहले पार्ट का जो आंसर है, पुलिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग ऑन पुली, तो पहले पार्ट का आंसर क्या है, 2T, एंड दैट शुड बी इक्वल टू कितना हो गया, 3mg। दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये पहले पार्ट का आंसर है। सेकेंड पार्ट में उसने क्या पूछा था, सेकेंड पार्ट में पूछा था एक्सेलरेशन ऑफ अपर मोस्ट ब्लॉक। तो अपर मोस्ट ब्लॉक के लिए अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे, तो यहाँ से ये m मास का था, इसके लिए mg नीचे की तरफ थी, और टेंशन 3mg/2 ऊपर ऊपर की तरफ थी। तो ये एक्चुअली ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है या नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, किधर एक्सेलरेट करेगा, किधर एक्सेलरेट करेगा, ये नीचे या ऊपर, ऊपर। ऊपर. ऊपर एक्सेलरेट करेगा। इसका मतलब मेरा जो ये वैल्यू हमने जो चूज किया था, ये एक्चुअली क्या है, उल्टा हो गया है ना। तो अगर आप इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग करते तो नेगेटिव तो आता ही ना, आता ही नहीं आता। अगर मान लो कि मैं उसी फ्री बॉडी डायग्राम को यूज कर लेता हूँ जो मैंने दिखाया है यहाँ पे इस डायग्राम में, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं इक्वेशन लिखूंगा। तो मेरा इक्वेशन क्या होगा, mg माइनस ऑफ 3mg/2 शुड बी मास इनटू एक्सेलरेशन A1, और अगर आप A1 की वैल्यू देखोगे तो माइनस ऑफ g/2 आ रही है। ये नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है, शोज दैट ब्लॉक actually accelerates up, actually accelerates up, ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, बस यही दिखा रहा है। आई होप सबको क्लियर हो गया, हाँ सर। ठीक है।
अब आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क इसमें करते हैं। अब मैं इसको एक बार फिर से रीड्रॉ करता हूँ इस डायग्राम को। इसमें कोई एक्सेलरेशन वगैरह हम यहाँ चूज नहीं करेंगे, विल नॉट यूज दिस। ओके, अब कंसेप्ट क्या यूज कर रहे हैं वो देखो। अगर मान लो लेट अस से कि मैं इस पोर्शन को ये जो पोर्शन में दिखा रहा हूं, इसका इक्विवेलेंट मास अगर मैं x मान लेता हूं, मान लेते हैं इसका इफेक्टिव मास जो है वो x है, हमको नहीं पता ये कितना है। लेट अस कंसीडर कि इसका इफेक्टिव मास जो है वो हमारे लिए x है। ठीक है, इसको मैंने मान लिया ये x है। तुम देखो क्या इसका भी इफेक्टिव मास x होगा क्या? होगा ही नहीं होगा? यस सर। हाँ सर। ये आपको समझ आ रही है, रियलाइजेशन हो रही है? क्योंकि इसमें इनफैक्ट तुम अगर इसको मैं छुपा दूं, तुमको ये डायग्राम अगर मैं छुपा दूं सोचो, और मैं यहीं पे एक एक फिक्स सीलिंग बना दूं, देखो ये एक्चुअल क्वेश्चन है ही नहीं है, हाँ सर। है ना? तो आपको ये रियलाइज करना चाहिए कि अगर मैं इसमें इस पोर्शन के लिए अगर इफेक्टिव मास एक्स मान रहा हूं, तो ये श्योर है कि इस रिमेनिंग पोर्शन के लिए भी आपका इफेक्टिव मास कितना आना चाहिए? एक्स आना चाहिए। इसके लिए भी एम इफेक्टिव आपको एक्स मिलना चाहिए। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। तो अब ये सिचुएशन मेरे लिए अब इक्विवेलेंट क्या हो गया सोचो, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम क्या होगा? मतलब यहाँ पे हमने इस तरफ एक मास ब्लॉक एम का लगा रखा है, और दूसरी तरफ हमें क्या लगाना है? क्या लगाना है? एक्स, राइट? और इस जगह का भी अगर मैं टेंशन निकालूं, मतलब इसके लिए भी अगर इफेक्टिव मास अगर निकाला जाए, तो इसका भी, सॉरी इसकी जरूरत ही नहीं है ना अभी, इस पूरे सेटअप का भी इफेक्टिव मास कितना आना चाहिए? एक्स आना चाहिए नहीं? आना चाहिए नहीं? समझ आ रही है आपको डायग्राम? हाँ सर। हाँ सर। अब बताओ कि इसका इफेक्टिव मास कैसे लिखोगे आप? 4 टाइम्स ऑफ mx/m+x लिखोगे या नहीं? यस सर। यस सर। क्या और वही हमारा x होना चाहिए? होना चाहिए नहीं? हाँ सर। यस सर। 4mx/m+x शुड बी इक्वल टू x। x कट गया। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू एग्जैक्टली 3m आ रही है, सॉरी 3m। और जैसे आपको x की वैल्यू 3m मिल गई है, तो ऑब्वियस है ना, यहाँ का जो टेंशन आपका पुलिंग फोर्स चाहिए था, जिसको हमने 2t माना था डायग्राम में, देखो आप यहाँ पे कहाँ गया, 2t माना था, तो ये टेंशन आपको 2t चाहिए था। ऑब्वियसली यहाँ का भी टेंशन 2t है, और ये 2t कितना होगा? xg तो होगा ना। तो टेंशन की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 2t की वैल्यू आपको 3mg मिल गई है। क्या आपको दिख रही है टेंशन की वैल्यू कितनी आई? 3mg/2 आई, नहीं आई? दिख रही है आपको? पिछली बार भी देखो 2t की वैल्यू कितनी आई थी? 3mg आई थी नहीं? क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। तो इसमें हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, बट ऑब्वियसली इसमें काफी मतलब ये सोचना भी आपको पड़ता कि कैसे कर रहे हैं ये चीज को। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा आसान सा ही क्वेश्चन है। फाइंड द टाइम आफ्टर विच द बॉल रीचेस द अदर एंड ऑफ द रॉड ऑन बीइंग रिलीज फ्रॉम रेस्ट। यहाँ पे इस पूरे सिस्टम को हम रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ये बॉल दूसरे एंड पे इस रॉड के कब पहुंचेगा। रिलेटिव मोशन आपको कंसिडर करना पड़ेगा, सिंपल सा चीज है। अगर मैं इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो इधर से इसका खुद का वेट 4mg आएगा, यहां से टेंशन T होगा, फिर इस तरफ आपको 2T मिलेगा, यहाँ का टेंशन आपको 2T मिलेगा।
और यहाँ से आपका वेट होगा mg का। अब दोनों की कुछ अलग अलग एक्सेलरेशन होंगे। ये रॉड आपका नीचे की तरफ अगर जाएगा विद सम एक्सेलरेशन a1 मान ले, ये ऊपर की तरफ जाएगा विद सम एक्सेलरेशन a2 मान लेते हैं। तो पहला तो कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट क्या है? कंस्ट्रेंट इज 2a2 शुड बी इक्वल टू a1। करेक्ट है? सही लिखा है हमने? सही लिखा है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब दूसरा क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशंस लिखो। फ्री बॉडी डायग्राम के इक्वेशंस क्या होंगे आपके लिए? 4mg माइनस ऑफ टी शुड बी 4m इंटू a1। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन उस m मास के लिए, तो 2t माइनस ऑफ mg शुड बी m टाइम्स ऑफ a2, सेकेंड इक्वेशन। फिर से इसको सॉल्व करने का सबसे जल्दी तरीका, a1 और a2 की वैल्यू सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन से निकाल के फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। सो 2 टाइम्स ऑफ a2, a2 कितनी है? a2 है 2t बाई m माइनस ऑफ g शुड बी इक्वल टू a1। a1 कितनी है? a1 है g माइनस ऑफ t बाई 4 हो जाएगी, t बाई 4m, सॉरी, t बाई 4m। अब यहाँ से वैल्यू को रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगी आपके पास 3g, 2g प्लस जी बिकम्स 3g, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2t बाई m प्लस t बाई 4m आ जाएगा। सो 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 1 इज 9, 9t बाई 4m हो गई है। एंड देयरफॉर आपको टेंशन की वैल्यू मिल गई है। अच्छा, ये 3 इधर से कट जाएगा, 3 बचेगा, तो टेंशन की वैल्यू हो गई 4mg बाई 3 आ गई है। एक बार आपको टेंशन मिल गई तो ऑब्वियसली दोनों के इंडिविजुअल एक्सेलरेशन भी मिल जाएंगे आपको। तो a1 की वैल्यू अगर निकालेंगे, a1 की वैल्यू थी आपके पास 4 का गया, हाँ ठीक है, g माइनस ऑफ t बाई 4 था, 4m सॉरी। सो ये हो जाएगा आपके पास g माइनस ऑफ t बाई 4m मतलब g बाई 3। तो ये हो जाएगा आपके पास 2g बाई 3 आ रही है। और जैसे ही a1 मिला तो a2 तो आपको पता ही है, a2 इज a1 बाई 2, तो इसका मतलब ये आपका g बाई 3 हो जाएगा। तो इंडिविजुअली हमने a1 a2 की दोनों की वैल्यूज निकाल ली है। अब क्या है सिचुएशन, आप इसको देखो ऐसा, ये हमारा रॉड था और ये हमारा बॉल था। रॉड की एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हमने मानी a1 और इसकी मानी ऊपर की तरफ a2। अगर मैं अपने फ्रेम को इस रॉड के ऊपर सिचुएट कर दूं तो मुझे पता है कि अब रॉड तो मूव करेगा नहीं, जो भी मूवमेंट दिखेगा मुझे उस बॉल का ही दिखेगा। बस इसमें रिवर्ट एंड ऐड करें। अगर रिवर्ट एंड ऐड करेंगे तो फिर यहाँ पे इस एक्सेलरेशन को हमने रिवर्ट करके ऐड करा, तो ये एक्सेलरेशन a2 के साथ ऐड अप होके अब a1 प्लस a2 से दिखेगा। मतलब अब मुझे एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 बेसिकली a1 प्लस a2 दिखेगा। और इसको जब अगर इस एंड पे पहुंचना है, इस एंड पे पहुंचना है, तो उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा उसको यहाँ पे? n एल डिस्टेंस जो आपका रॉड का लेंथ था। तो इसका मतलब है ये बेसिकली आप कह सकते हो ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है। ये जो आपको डायग्राम में दिखेगा, दिस इज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 विच इज इक्वल टू एल। अब आप डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूज कर लो। सो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 should be half of acceleration of 2 with respect to 1 multiplied with t square। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लो। सो L should be half of a1 प्लस a2 करें तो ये जाएगा 2g बाई 3 प्लस g बाई 3 मल्टीप्लाइड विथ टी स्क्वायर। एंड क्लियरली यहाँ से दिख जाएगा आपको t की वैल्यू आ गई है √12 बाई g आ गई है। अनटिल अनलेस मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना किया हो तो फिर आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई सबको? yes sir ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, देखने में बहुत छोटा मतलब क्वेश्चन बहुत सिंपल लग रहा है, बट है थोड़ी कंसेप्चुअल चीजें हैं। कह रहे क्वेश्चन में, द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट 2 seconds आफ्टर द स्टार्ट, ए इज स्टॉप्ड मोमेंटरीली। ए को मोमेंटरी स्टॉप कर रहे हैं एंड फिर रिलीज कर दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है? कोई समझाएगा इसका क्या मतलब है? इस पर्टिकुलर बस लाइन का क्या मतलब है? ए इज स्टॉप्ड मोमेंटरीली एंड देन रिलीज, इसका क्या मतलब निकलता है? a का वेलोसिटी 0 बना दिया while b is stiल मूविंग अप। गुड, वेरी गुड। और उसके बाद फिर क्या इसको थोड़ी देर तक पकड़ के रखा है या फिर बस इंस्टेंटली नहीं। रिलीज कर दिया। मोमेंटरी का मतलब होता है बस उसी वक्त उसकी वेलोसिटी को हमने जीरो करी और फिर छोड़ दी है। मतलब ये कोई लंबा सा इंटरवल वहां पे इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो पहला तो 2 सेकंड तक हम मोशन होने देते हैं, जैसा मोशन होना है वैसा होने देते हैं। ठीक है, पहले उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि वो मोशन कैसी दिख रही होगी आपको।
तो पहले वो वाला पार्ट को हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो आपका इसका वेट कितना दिया हुआ है 3m, सो ये 3mg नीचे की तरफ, इधर से भी mg नीचे की तरफ। अब आपको पता चल रहा है इसका एक्सेलरेशन जो नीचे की तरफ होगा यही एक्सेलरेशन इसका भी ऊपर की तरफ होगा, और ये एक्सेलरेशन हम इजीली निकाल सकते हैं। ये जो एक्सेलरेशन आएगी दिस विल बी 3m माइनस ऑफ m इंटू g डिवाइडेड बाई 3m प्लस m, एंड दैट गिव्स यू g/2। ये एक्सेलरेशन कब तक होगा? दिस विल बी फॉर t लेस देन और इक्वल टू 2 सेकेंड, सही है ना, राइट? हाँ सर। ठीक है, तो 2 सेकेंड तक इसको पहले मूव कराते हैं। तो 2 सेकेंड तक का मूवमेंट अगर हम कंसिडर करते हैं तो हमको ये दिखेगा कि भाई ये वाली ब्लॉक थोड़ी नीचे आ गई है, ये ए है, ठीक है, और ब्लॉक बी जो है वो थोड़ी ऊपर जा चुकी होगी, और जितना डिस्टेंस ये नीचे गया होगा ऑब्वियसली दूसरा वाला उतना ही डिस्टेंस आपका ऊपर जाएगा, ठीक है। ये दोनों डिस्प्लेसमेंट आपकी सेम ही आएगी, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकती है। तो अभी इसके पास वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी? इसकी वेलोसिटी जो हो चुकी होगी v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज कर सकते हैं सिंपली। ये t इक्वल टू 0 का है, एक्सेलरेशन आपने g/2 निकाली रखी है, और ये टाइम आपका 2 सेकंड का है। तो ये जो वेलोसिटी आएगी a के पास वो कितनी हो जाएगी? दिस विल बी एटी करो, तो ये हो जाएगा g/2 इंटू 2, एंड दैट गिव्स यू 10 मीटर पर सेकेंड। और यही वेलोसिटी b के पास भी रही होगी, ये t इक्वल टू 2 सेकेंड्स का ही है, तो इसके पास भी वेलोसिटी आपकी 10 मीटर पर सेकेंड की रही होगी, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसकी वेलोसिटी को 0 कर दिया, मतलब a की वेलोसिटी को 0 कर दिया है ऑलरेडी। अभी तक स्ट्रिंग टाइट था, बट सोचो कि अगर मैं इसको पकड़ लूंगा तो इसकी वेलोसिटी को तो 0 कर दिया, बट इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हुई है, ये अभी भी ऊपर जा रहा होगा। तो क्या ये स्ट्रिंग अब टाइट रहेगा? ये जो स्ट्रिंग था सोचो इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ, क्या ये स्ट्रिंग अब टाइट रहेगा या ढीला पड़ जाएगा? लूज हो जाएगा। ढीला। लूज हो जाएगा। क्या आपको बात समझ आ रही है? क्योंकि ये दोनों वाला फ्री एंड फॉल मूव में नहीं कर होंगे। रहा है, ये वाला एंड मूव नहीं कर रहा है, बट ये वाला एंड ऊपर जा रहा है। इसको अगर आप एंड टू एंड कनेक्शन से सोचोगे तो ऐसा कुछ सिनारियो बन रहा है, जैसे इसकी वेलोसिटी 0 है और इसको मैंने इधर फेंक दिया है 10 मीटर पर सेकंड से। तो आपको समझ आ रही है कि इसकी वेलोसिटी जो है बेसिकली अभी 0 हो गई है। सॉरी, ये अगर टुवर्ड्स दी स्ट्रिंग जा रहा है तो स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगा। ये आपको समझ आ रही है ना? सबको समझ आ रही है आपको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो वही चीज है। तो स्ट्रिंग इमीडिएटली जैसे ही आपने पकड़ा उसको और छोड़ा तो वो स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगा। बट उन्होंने क्या पूछा है अब? आफ्टर व्हाट टाइम फर्दर विल द स्ट्रिंग गेट टॉट अगेन? बताओ, स्ट्रिंग टॉट होने का कंडीशन क्या यूज करोगे? सर वो ब्लॉक जब ऊपर जाएगा उस टाइम को कैलकुलेट कर लेंगे, तब वो वहीं पे वो स्ट्रिंग टॉट हो जाएगा। मतलब ब्लॉक जब ऊपर जाएगा तो स्ट्रिंग टॉट हो जाएगा, इसका क्या मतलब मतलब? मतलब जब बी ब्लॉक न्यू हाँ, पोजीशन में जा रहा है तब स्ट्रिंग पूरा ठीक मतलब टॉट हो जाएगा। मुझे वो ब्लॉक सर भी तो ऊपर जा ही डिस्प्लेसमेंट रहा ऑफ है, ब्लॉक ए ए और भी। बी को सेम करना होगा। हाँ क्या क्या मतलब फिर से बोलो? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए और बी को सेम करना होगा। डिस्प्लेसमेंट क्यों इक्वेट कर रहे हैं, वेलोसिटी क्यों नहीं? वेलोसिटी 0 होएगा। हाँ, वेलोसिटी 0 है। सोच के बोलो, मेरे बोले से आंसर नहीं बदलो। तुमको सोच के जवाब दे रहे होगा ना, हो सकता है मैं तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें कुछ बोल दिया और तुमने अपना आंसर बदल दिया। हाँ, मेरा तो काम है तुमको ये चीज ग्रोएल करना कि हाँ भाई कंसेप्चुअली सोच के आंसर दे रहे हो या फिर तुक्काबाजी कर रहे हो। तुम अगर कुछ सोच के कर रहे हो तो फिर स्टिक करो ना उस पे। नहीं सर, मतलब बी ऊपर जा रहा है यूनिफॉर्म से 10, मतलब वो भी बी अंडर का मोशन तो ग्रेविटी। यूनिफॉर्म नहीं होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। हाँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट्स अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, तो अम, हम्म। इसका मतलब मैं तुम्हें कंफ्यूज करने में सक्सेसफुल रहा। अच्छा बताओ, और कोई बताओ क्या करना है? मतलब टॉट होने के लिए क्या कंडीशन यूज करोगे? क्या डिस्प्लेसमेंट 0 करोगे, मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट को इक्वेट करोगे इसके बाद का, या फिर दोनों की वेलोसिटी को इक्वेट करोगे इसके बाद? डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्यों जस्टिफाई करो भाई, अब तुम थोड़ी भगवान राम हो कि तुम जो बोलोगे हम मानते रहेंगे। हाँ, तुम कुछ बोल रहे हो तो जस्टिफाई करना पड़ेगा। वी आर हैविंग लॉजिकल डिबेट ओवर हियर। सर चलो, स्लैक के बाद ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन अब जी लगेगा क्योंकि वो अभी ठीक है, ये फ्री फॉल का केस है तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए जी हो जाएगा, और इसका भी तो फ्री फॉल है, इसका भी जी नीचे की तरफ होगा। सो
तो दोनों का वेलोसिटी तो सेम नहीं हो सकता, क्योंकि ए 0 था इनिशियली और बी का इनिशियली 10 था, तो सेम टाइम में दोनों का सेम वेलोसिटी तो नहीं हो सकता। दोनों का सेम टाइम में सेम वेलोसिटी नहीं हो सकता इस वजह से, और अगर हो सकता था तो कर देते क्या? अगर हो सकता था तो कर देते। नहीं सर, मतलब मुझे लग रहा था इसलिए मैंने कहा। देखो इसको ऐसे सोचो, अगर इसको एंड टू एंड ऐसे सोचो तो थोड़ा ज्यादा इजीली समझ पाओगे। इसकी वेलोसिटी 0 हो गई थी और इसके पास 10 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी था, तो इससे पक्का है कि ये स्ट्रिंग अब ढीला पड़ जाएगा, जैसे ये अंदर जाएगा तो ये स्ट्रिंग अब ढीला पड़ जाएगा, ऐसा ही होगा ना? राइट होगा, ठीक है ना? हो जाएगा। अब ये सोचो कि ये तो अभी एक डिसलरेटेड मोशन में है, राइट? डिसलरेटेड मोशन में, पीछे वाला क्या है? डिसलरेटेड मोशन में है ना, मतलब बी के बारे में बात कर रहा हूं मैं। बी डिसलरेटेड मोशन में है और ए क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन में है, मतलब ए की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और बी की वेलोसिटी घटती जाएगी। मतलब कि इसमें ये ग्रेजुअली स्पीड अप करेगा जब, तो फिर इनिशियली तो ये स्ट्रिंग का लेंथ क्या हो रहा है? स्ट्रिंग कर रहा है, ढीला पड़ रहा है। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब ए फास्टर मूव करना स्टार्ट करेगा, और ए फास्टर मूव करना स्टार्ट करेगा तो अब वो क्या करेगा? जो ढीला हो गया था स्ट्रिंग, अब उसको क्या करेगा? लंबा करना शुरू करेगा। और एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जहां पे इसने जितना श्रिंक करा दिया होगा, अगर वो उतना ही उसको स्ट्रेच करके लंबा कर दे अपने पोजीशन से, तो फिर उस केस में क्या होगा? वापस से स्ट्रिंग खुल गया होगा पूरा। और अगर एक बार स्ट्रिंग पूरा खुल गया है तो वापस से टाइट हो जाएगा ना। तो एक्चुअली तुम्हें क्या करना था? डिस्प्लेसमेंट इक्वेट करना था, वेलोसिटी इक्वेट नहीं करना था। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको वेलोसिटी ही इक्वेट करना था, ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए था। इसको समझने का बेस्ट तरीका आपका यहाँ पे ही आपको दिखा देते हैं, वो मतलब एंड टू एंड कनेक्शन करके ही दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाइए। ठीक है, ये हमारा इसका नाम क्या था? बी था, ये बी था, और इसके पास वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड की, और यहाँ पे हमारा ए था और वेलोसिटी ऑफ ए 0 हो गया था। दिस इज एट टी इक्वल टू टू सबस्क्रिप्ट में, सुपरस्क्रिप्ट में प्लस लिख रहे हैं, मतलब 2 प्लस लिख रहे हैं। इसका क्या मतलब है? आपको समझ आ रहा है? मतलब 2 सेकेंड से जस्ट थोड़ा सा बाद वैल्यू। समझ आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। ठीक है, तो 2 सेकेंड के जस्ट बाद इसकी वेलोसिटी क्या हुई थी? एक ही 0 हुई थी, उससे पहले तो नहीं हुई थी। इस वजह से हमको ये रियलाइजेशन होगी कि यहाँ पे स्ट्रिंग अपनी टेंशन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, तो स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी। ठीक है, स्लैक कर जाएगी स्ट्रिंग। अब हमको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये एक डिसलरेटेड मोशन में है, इसकी एक्सेलरेशन पीछे की तरफ जी आएगी, इसको एक्सेलरेशन ऑफ बी कह लेते हैं, ये पीछे की तरफ जी है, और इसके पास भी एक्सेलरेशन जो है वो इधर की तरफ, कहाँ गया? सामने की तरफ जी रहेगा। ये एक्सेलरेशन ऑफ ए है। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है ना ये? तो अभी अगर देखोगे आप, तो यहाँ पे थोड़ी देर के बाद का सिचुएशन अगर शो करें, तो ये यहाँ पे जब गया होगा और ये भी यहाँ चला गया होगा, दिस विल बी बी, दिस विल बी ए, और ये जितना डिस्प्लेस कर गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी निकाल लें, और ये जितना डिस्प्लेस कर गया, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए निकाल लें। अगर ये दोनों इक्वेट हो गया तो स्ट्रिंग वापस से आपका टाइट हो जाएगा। इसकी जरूरत नहीं है, स्ट्रेट लाइन की जरूरत नहीं है। अरे यार, ये देखो, ठीक है। सो यहाँ पे जस्ट बिफोर टाइटनिंग का सिचुएशन दिखा रहेगा, ठीक है? दिस इज जस्ट बिफोर गेटिंग टॉट, गेटिंग टॉट, मतलब ये अभी जस्ट सोचो कि स्ट्रिंग पूरा खुल के अब शेप में जस्ट आ चुका है। इससे पहले तक ढीला नीचे सिकुड़ के पड़ा हुआ था ऐसे लंप के जगह, अब ये वापस से खुल चुका है पूरा का पूरा। अब यहाँ पे अगर मैं दोनों की वेलोसिटी निकालता हूं तो कुछ ना कुछ नॉन जीरो वैल्यूज तो होंगे दोनों की वेलोसिटी के, तो इसको एक बार मार्क करते हैं। तो इसकी वेलोसिटी कुछ एक वी बी रही होगी, इसकी वेलोसिटी कुछ एक वी ए रही होगी। ये टाइम t इक्वल टू 2 का था, बट ये वाली जो डायग्राम, सेकंड वाली डायग्राम मैंने बनाई है, ये टाइम है t इक्वल टू 2 प्लस कुछ एक t नॉट टाइम का मान लेते हैं। तो vb की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी? 10 माइनस ऑफ जी टी नॉट, और vb की सॉरी va, इधर तो va होगा,
VA की वैल्यू होगी G इंटू टी नॉट। सही है ना? देखो एक बार चेक करो। हाँ सर। ठीक है, अब दोनों की डिस्प्लेसमेंट को हम इक्वेट करेंगे। फॉर स्ट्रिंग टू गेट टॉट अगेन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी हैज टू बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए। अब इक्वेट करें, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो 10 टी नॉट माइनस ऑफ हाफ जी इंटू टी नॉट का स्क्वायर शुड बी, अब ए के लिए लिख रहे हैं, दिस विल बी सिंपली हाफ इंटू जी इंटू टी नॉट का स्क्वायर। यहाँ से एक टी नॉट तो एलिमिनेट हो जाएगा, और यहाँ से देखोगे तो 10 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, दिस इज जी टी नॉट, एंड देयरफॉर टी नॉट की वैल्यू आपको दिख रही है, ये 1 सेकंड एग्जैक्टली आ रहा है, मतलब 1 सेकंड के बाद ही बेसिकली क्या होगा, आपका स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा। आई होप आपको दिख गई है। हाँ सर। ठीक है। अब ये देखो, तो इसका मतलब बी की वेलोसिटी कितनी हो गई इस मोमेंट पे, 0 हो गई है, और ए की वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, 10 मीटर पर सेकेंड हो चुकी है अभी की। ठीक है, इस वक्त जब अपना स्ट्रिंग जस्ट बिफोर टाइटनिंग का सिचुएशन है। अब एक बार क्वेश्चन देखो, आफ्टर व्हाट टाइम फर्दर विल द स्ट्रिंग गेट टॉट अगेन, तो वो पार्ट का तो आंसर अपना मिल चुका है, 1 सेकंड है इसका आंसर। ठीक है, दिस आंसर इज 1 सेकंड, ये टी नॉट ही निकालना था अपने को, सो दिस इज आंसर टू पार्ट 1, आंसर ऑफ 1 है। अभी सेकंड पार्ट में क्या पूछा, फाइंड द इम्पल्स ऑफर्ड बाय द स्ट्रिंग टू ईच ब्लॉक्स एट द मोमेंट व्हेन द स्ट्रिंग गेट्स टॉट अगेन। अब ये सोचो, इसके लिए अगर मैं फिर से वापस से टॉट होने के तुरंत बाद का अगर डायग्राम ड्रॉ करता, तो ये इसी के सामने से ही वापस से ड्रॉ कर लेते हैं। टॉट होने के तुरंत बाद का डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ये चेक करो, दिस इज ए, दिस इज बी, आर दे कंस्ट्रेन्ड बाय सम काइंड ऑफ मोशन? इसकी वेलोसिटी जो होगी और इसकी जो वेलोसिटी होगी, क्या दोनों अलग होगी या सेम होगी स्ट्रिंग टाइट होने के बाद? सेम। सेम होगी। ये सबको रियलाइजेशन हो रही है? क्या सबको ये रियलाइजेशन हो रही है कि ये स्ट्रिंग की टेंशन जो होगी, सॉरी स्ट्रिंग की अलोंग जो वेलोसिटी होगी दोनों की सेम होगी? आप प्लीज रिस्पॉन्ड करिए थोड़ा, कि मुझे समझ आए कि आप लोग समझ रहे हो, नहीं तो मुझे लग रहा है ये सिर्फ मैं ही बताया जा रहा हूँ और दो लोग का सिर्फ आवाज आ रहा है। आप लोगों को सबको समझ आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। तो एक कॉमन वेलोसिटी ये लोग अटेन कर लेंगे, इसको वीसी लिख देते हैं। अब तुम ये नोटिस करो, इस कंबाइंड मास सिस्टम पे चेक करो, इस कंबाइंड मास सिस्टम पे चेक करो, जो भी फोर्सेज इसमें लग रहे हैं वो कौन से फोर्सेज हैं? आप नोटिस करो, इसमें फोर्सेज अगर दिखाते भी, आप क्या दिखाते, इस तरफ से एक इसका वेट दिखाते, इसका वेट कितना था, 3 mg, 3 mg, और इधर से क्या दिखाते हैं आप, mg। यहां से भी आप वैसे ही सोचो, इधर से mg दिख रहा है आपको और इधर से 3 mg दिख रहा है। स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो एक इम्पल्सिव फोर्स है, बट अब ये चेक करो अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, सोचो, अच्छा अभी तो टेंशन इसमें 0 था, बट यहाँ पे टेंशन अभी आ जाएगा, टाइट हो जाएगा स्ट्रिंग। तो तुम ये सोचो कि ये स्ट्रिंग का जो टेंशन होगा टाइट होने के जस्ट ड्यूरेशन में, मतलब जब स्ट्रिंग आपका टाइट हो रहा होगा, क्या वो एक झटके की तरह नहीं होगा? विल दिस फोर्स बी एन इम्पल्सिव फोर्स और नॉट? सोचो एक बार। यस सर। ये वाले ब्लॉक की वेलोसिटी देखो कितनी थी, 0 थी, जस्ट वो मोमेंट पे जब आपका दोनों ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट अपना ऑलमोस्ट हमारा सेम हो चुका था, और तुरंत बाद देखो उसकी वेलोसिटी क्या है, कॉमन वेलोसिटी है, एक कॉमन वेलोसिटी से दोनों लोग मिला के चल रहे हैं। तो क्या इससे ये पता चलता है आपको कि एक इम्पल्सिव फोर्स लगी हुई है अचानक से? तुम सोचो, ऐसे सोचो, मतलब ऐसे सोचो कि लेफ्ट साइड में अपने हाथ में एक स्ट्रिंग बांध लो, और राइट साइड में एक भारी सा ऑब्जेक्ट सोच लो, उससे बांध दो एक स्ट्रिंग के हेल्प से, और स्ट्रिंग को थोड़ा लंबा रखो, और उस ऑब्जेक्ट को क्या करो, प्रोजेक्ट कर दो। तो जैसे ही स्ट्रिंग पूरा का पूरा खुल जाएगा, क्या तुम्हारा हाथ झटके से ऐसे भागेगा नहीं उसके साथ? हाँ सर। होगा नहीं होगा? हाँ सर। है ना? तो ये क्या इंडिकेट करता है कि इंपल्सिव टेंशन तो जनरेट होगा। बट एक चीज आप इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करो, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे अगर देखूं, तो अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग देखो, अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मतलब इस लाइन पे चेक करो, इस लाइन पे, इस लाइन पे चेक करो, इस छोटे से ड्यूरेशन में यहां से यहां के बीच में क्या कोई भी इम्पल्सिव फोर्स एक्सटर्नल लगी है क्या इस पे?
आपको याद है ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन इम्पल्सिव फोर्स, याद है आपको? हाँ सर। याद है? ये इस ग्रेविटेशनल फोर्स को मोमेंटम चेंज करने के लिए बड़ा ड्यूरेशन चाहिए. इट कैन नॉट चेंज द मोमेंटम बाय एनी मेजरेबल एक्सटेंट इन सच स्मॉल इंटरवल्स सच एज कोलिजन्स, क्योंकि कोलिजन के जैसा ही सिचुएशन है देखो. तो इसका मतलब है ये जो टेंशन है ये इसकी मोमेंटम को बढ़ा रहा है क्योंकि जीरो से एक नॉन जीरो वैल्यू पे लेके जा रहा है. ये टेंशन इसकी मोमेंटम को घटा देगा क्योंकि ये उल्टे तरफ एक्ट कर रहा है. बट कॉम्बाइंड मास सिस्टम के लिए अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अगर देखोगे तो मोमेंटम आपके चेंज नहीं कर सकती क्योंकि कोई भी नेट एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्स नहीं है. तो बस मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लो, आपको ये कॉमन वेलोसिटी एक लाइन में मिल जाएगी. और जैसे ही कॉमन वेलोसिटी मिल गई है, अब हम इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम लगा के दोनों में से किसी भी ब्लॉक से निकालेंगे, हमारा आंसर सेम आ जाएगा. क्योंकि दोनों के लिए टेंशन देखो इक्वल एंड ऑपोजिट अमाउंट की है. तो ऐसा नहीं होगा कि एक के लिए ज्यादा इम्पल्स आएगा दूसरे के लिए कम आएगा. टी डेल्टा टी याद है आपको? इम्पल्स कैसे निकालते हैं? एफ डेल्टा टी करके निकालते हैं, याद है आपको? है ना? याद है आपको? यस सर। तो ये जो यहां से लेके यहां तक का जो टाइम इंटरवल है तो बहुत ही छोटा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स है. तो ये टाइम इंटरवल तो बहुत ही छोटा है. और ये जो फोर्स है यहाँ पे क्या है? वो टेंशन है. तो ये टेंशन जो इसको इम्पल्स प्रोवाइड करेगा राइट की तरफ, वही टेंशन इसको क्या करेगा? लेफ्ट की तरफ का इम्पल्स प्रोवाइड करेगा. तो दोनों में से किसी से भी निकालोगे आंसर आपको सेम मिलने वाला है. तो मैं एक बार जस्ट मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के पहले वो निकाल लेता हूँ कि कॉमन वेलोसिटी ने कैसे अटेन करी है. तो यहाँ पे पहले उसका लॉजिक यूज कर लेता हूँ. सिंस देयर इज नो external impulsive force along the length of string, the momentum along the length of string remains conserved. अच्छा, ये वाला जैसे मैंने लिखा था ये टाइम 2 + t0 का है. t0 हमने 1 निकाला था. तो ये डायग्राम कब कौन से इंस्टेंट का है? ये जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया ये कौन से इंस्टेंट का है? 3+ का है ना? हाँ है ना? ठीक है. 2 + 1 3 हो गया और 3 से जस्ट बाद का था, जस्ट बाद का. तो अब हम क्या करेंगे? मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हैं. तो मासेस कितने थे? m था और एक 3m था शायद. हाँ 3m, तो 4m. तो 4m मल्टीप्लाइड विद कॉमन वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू, पहले कौन मूव कर रहा था? ये m तो अपना 0 से मूव कर रहा था और वो 3m आपका 10 से मूव कर रहा था. तो m × 0 + 3m × 10 लिख लेंगे. यहाँ से m गैस कैंसिल आउट और यहाँ से कॉमन वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई आपको. ये हो गई है, ये 2 से कट जाएगा 5, 15/2. 15/2 मीटर पर सेकेंड का आपको कॉमन वेलोसिटी मिल गया है. एंड देयरफॉर जो इम्पल्स आएगा दैट विल बी चेंज इन मोमेंटम, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं. और ये चेंज इन मोमेंटम आप ए के लिए निकालोगे मैग्नीट्यूड में और बी के लिए मैग्नीट्यूड में निकालोगे, दोनों से ही सेम आएगा. आप किसी से भी कर लो, दोनों से सेम आएगा. बस ये ध्यान रखना है वेक्टर क्वांटिटी है तो वो चीज़ का जस्ट ध्यान रखते हैं. तो ए के लिए कैलकुलेशन आसान है, तो ये आप डायरेक्टली लिख सकते हैं. यहाँ पे दिस विल बी m × vc - 0 and therefore this becomes m × 15/2. ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनली. ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ये m का यूनिट तो दिया नहीं है, बस यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड लिख लेते हैं. तो m को m ही रहने देते हैं, अकॉर्डिंगली आंसर हो जाएगा. क्लियर हो गया सबको? हाँ सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ठीक है. सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द ब्लॉक्स इज रफ. बिटवीन द ब्लॉक्स मतलब यहाँ की बात कर रहे हैं वो. एंड विथ फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दी हुई है, म्यू का वैल्यू भी दिया हुआ है 0.5 है. फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. इसकी एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी होगी वो हमें फाइंड करनी है. और ग्राउंड का जो सरफेस है वो दे रखा है स्मूथ है. ठीक है, तो बेसिकली आपको ये जो वेज होगा ये भी मूव करता हुआ दिखेगा क्योंकि उस पर भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं और यहाँ पे ये स्लाइड करके नीचे भी गिरेगा. तो अब मेरे पास सिचुएशन क्या होगा, किसका एक्सेलरेशन किस तरफ आएगा वो एक बार दिखा लेते हैं. तो वेज का मान लेते हैं हम एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट है. लेट अस कॉल दिस एज a1. ठीक है, और ब्लॉक को हम एक्सेलरेशन मतलब ब्लॉक को 2 मान लेते हैं. तो अगर वेज पे चढ़ के आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि भाई वो नीचे की तरफ उतर रहा है. बट ये ग्राउंड के रिलेटिव आपको नहीं दिखेगा, आपको ये दिखेगा विथ रिस्पेक्ट टू
1 दिखेगा, मतलब आप वेज पे अगर चढ़ के देखोगे तब आपको दिखेगा ये सीधा नीचे गिर रहा है। बट सिंस ये वेज राइट की तरफ शिफ्ट करेगा तो ऑब्वियसली इस ब्लॉक को भी तो धक्का दे के जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, हाँ सर। राइट। इसका मतलब क्या है कि इस ब्लॉक की जो पास जो एक्सेलरेशन होगा वो a1 भी रहेगा, और a1 और a21 का जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आएगा ये बेसिकली आपका a2 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड। उसने बोला एक्सेलरेशन ऑफ m फाइंड करना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आपको a2 निकालना पड़ेगा, और a2 निकालने के लिए आपको a1 और a21 ऑब्वियसली ये दोनों भी निकालने पड़ेंगे, ठीक है। दीज आर दी टू क्वांटिटीज दैट यू नीड टू कैलकुलेट। अब एक एक करके फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस ब्लॉक के लिए कर लेते हैं। इस ब्लॉक के लिए क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? एक तो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है ऊपर की तरफ, सिंस ये स्लाइड कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी n, एक इसका खुद का वेट होगा mg। ये सारे फोर्सेस मैंने कहां से दिखाए हैं? अच्छा, टेंशन भी एक होगा। ये सारे फोर्सेस कहां से दिखाए हैं? ये सारे फोर्सेस कहां से हैं? ग्राउंड से ही तो है ना, सारे रियल फोर्सेस दिखाए आपको, हाँ दिखाए, सर। हाँ सर। राइट। तो कोई सूडो फोर्स की अगर आपको जरूरत कब पड़ेगी? जब आप यहां बैठ के देखोगे। अगर आप यहां बैठ के देखोगे तब आपको सूडो फोर्स की जरूरत पड़ेगी, और सिंस आपने ये एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट दिखा रखा है तब आप क्या करते हैं? सूडो फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट लगाते हैं। बट आप ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे मैंने किए हैं जो कि मैंने वेज के ऊपर चढ़ के दिखाया था, अब आपको एक ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी दिखा देता हूँ आज। तो यहाँ पे भी क्या किया मैंने, इसका एक्सेलरेशन तो इस तरफ आपका a1 है वो मैंने ऑलरेडी चूज कर रखा है, और यहाँ पे इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a21 है, ठीक है। ये भी अपनी अपनी चोजन है। एक्सेलरेशन को फोर्स की तरह नहीं दिखाते, वो थोड़ा साइड हट के दिखाते हैं। तो ये डायग्राम हमारा कंप्लीट है। अब इसके अकॉर्डिंग इक्वेशंस लिख लेते हैं एक बार। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखोगे तो n की वैल्यू हमारी m इंटू a1 आनी चाहिए, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकेंड इक्वेशन क्या है? जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस है वो है आपकी mg माइनस ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन माइनस ऑफ टेंशन शुड बी इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन विच इज a21 हो जाएगी। और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ma1 है, उसको भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगी mg इज इक्वल टू, या mg माइनस टी लिख लेते हैं, mg माइनस टी should be equal to ma21 and plus ये म्यू को उधर RHS में लेके चले गए, तो म्यू तो आपका हाफ दिया हुआ है, तो ये हाफ ऑफ n विच इज ma1 लिख सकते हैं। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई है, ठीक है। मैंने म्यू का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दिया और n का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब हम वेज के ऊपर आएंगे। वी कम टू वेज। वेज को पुली से अलग करना एक बेवकूफी होगी, क्योंकि पुली का रिएक्शन फोर्स आपको नहीं पता है, एंड पुलिस वैसे भी मासलेस होते हैं, तो पुली को अपने फ्रेम के साथ अटैच कर दो, ठीक है। इससे हमारा क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। नहीं तो फिर आपको क्या होगा कि आपको पुली कितनी रिएक्शन फोर्स दे रही है वो सब आपको सोचना पड़ेगा। अननेसरी का मैं उसमें एकदम बिल्कुल टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने उसके बारे में इतना दिमाग ही नहीं लगाया, मैंने उसको उसके साथ अटैच कर दिया है। अब फोर्सेस दिखाएंगे इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं। एक तो यहाँ से टेंशन टी आएगा, देखो यहाँ से वो लटका हुआ है, इधर भी टेंशन टी आएगा, ये दोनों जगह से टी आएगा, टी टी ये दोनों ही आ रही है। फिर इसमें जो फ्रिक्शन हमने ब्लॉक के लिए ऊपर की तरफ दिखा रखा है वही फ्रिक्शन इस वेज के लिए नीचे की तरफ आ जाएगी, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। फिर इधर से एक नॉर्मल रिएक्शन उल्टे तरफ हो जाएगी, ये नॉर्मल रिएक्शन है। फिर यहां से भी आपका पुल एक अटैच्ड है, नीचे से भी। यहाँ पे भी टेंशन दिखाना है अपने को, इधर भी टेंशन टी आएगा, इधर भी एक टेंशन टी आएगा। सही है। अभी और क्या बच रहा है? एक उसका खुद का वेट कैपिटल M इंटू जी, और यहाँ से ग्राउंड एक रिएक्शन ऑफर करेगा NG लिख सकते हैं। इसकी एक्सेलरेशन जो हमने मानी है वो टुवर्ड्स राइट मानी है a1। इसके सारे फोर्सेस तो आपके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के ही बस आपको कंसिडर करने की जरूरत है, वर्टिकल डायरेक्शन की आपको चाहिए नहीं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो क्या क्या फोर्सेस आएगा? एक तो ये T आएगा और एक ये N आएगा। बाकी कुछ आ रहा है क्या हॉरिजॉन्टल? चेक करो, नहीं सर। बाकी कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो बस इन दोनों को यूज करना है। तो क्या लिखेंगे? T माइनस N शुड बी इक्वल टू कैपिटल M इनटू एक्सेलरेशन a1। और अगर आप क्वेश्चन का डेटा देखोगे तो उसने ऑलरेडी दे रखा है, देखो ये कैपिटल M 2 है और स्मॉल m 4 है, इस मतलब कैपिटल M इज एक्चुअली स्मॉल m by 2, उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे दिस इज इक्वल टू m by 2 इंटू a1, दिस इज t माइनस ऑफ n का वैल्यू।
अच्छा n की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता थी ma1, उसको भी यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू निकल जाएगा आपके पास m/2a1 plus ma1. So this becomes m/2a1 plus ma1 and that becomes 3/2 ma1 हो गई है। ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई है। ठीक है, हमने वेरिएबल कितने चूज किए थे? व्हाट आर द नंबर ऑफ वेरिएबल्स दैट वी टुक? यहाँ पे अच्छा, इससे तो हमारे यहाँ पे एक मिनट रुको, एक एक इक्वेशन कम कहाँ पड़ रहा है हमारा? एक तो टेंशन है हमारा, एक नॉर्मल रिएक्शन है, दो वेरिएबल, एक a1 है और एक a21 है। तो टोटल 4 वेरिएबल्स हो गए हैं और इक्वेशन हमारे पास 3। अच्छा, एक कंस्ट्रेंट बचा हुआ है, ठीक है, कंस्ट्रेंट अभी बचा हुआ है। अब कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखेंगे। कंस्ट्रेंट कोई बता सकता है क्या होगा यहाँ पे? व्हाट इज द कंस्ट्रेंट हो गया? याद है, टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस ब्लॉक के लिए टेंशन ऊपर की तरफ है और इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो टेंशन डॉट एक्सेलरेशन करोगे तो -T(a21) आएगा। इसके लिए चेक करो, इसका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट है और टेंशन भी टुवर्ड्स राइट है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर आप देखोगे तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, नहीं आ रही है? a1 और a21 की वैल्यू सेम आ रही है नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो कंस्ट्रेंट अब लिख रहे हैं। कंस्ट्रेंट क्या है? T इंटू a21 विथ अ नेगेटिव साइन प्लस T इंटू a1 शुड बी इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर आपको मिल गया a21 शुड बी इक्वल टू a1 होना चाहिए। ये अपनी फोर्थ इक्वेशन हो गई है। इसको आप वैसे भी सोच सकते थे एक और तरीका, जैसे एक तो टेंशन का तरीके से आपने निकाला, बट थोड़ा सा इसको फिजिकली आपको विजुअलाइज कराता हूँ, आप ज्यादा अच्छा समझ पाओगे। अगर मान लो कि मैं वेज के ऊपर चढ़ जाता हूँ, लेट अस सिट ऑन द वेज, मैं सिर्फ आपको ये कंस्ट्रेंट के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है, कि आप कैसे इसको विजुअलाइज करते हैं कि क्यों दोनों सेम आ रही है। क्या आपको ये वाला मोशन दिखता? क्या आपको ये दिखता? नहीं सर। नहीं दिखता, राइट? a1 तो नहीं दिखता आपको। इस फ्रेम में क्या दिखता? सिर्फ और सिर्फ ये नीचे जा रहा है, कितने से? a21 से नीचे जा रहा है, ठीक है। अच्छा, दिस पॉइंट वाज फिक्स्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बट क्या अब मेरे फ्रेम में ये फिक्स्ड रहेगा? नहीं सर। नहीं रहेगा, राइट? ये किधर जाएगा? इसकी तरफ आएगा, कितने से? a1 से आएगा ना? Yes, sir. Yes. अब आप देखो, ये वाला लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे कंसंट्रेट करो। क्या ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग श्रिंक कर रहा है? हाँ सर। Yes, और वो sir. श्रिंकिंग कौन डिसाइड करेगा? a1। साथ में आप ये चेक करो, क्या ये वाला लेंथ बढ़ रहा है? यस और यस वो सर। कौन डिसाइड करेगा? a21। और आपको पता है ना कि इस तरह के एंड टू एंड कनेक्शन में, देखो यहां से, ये एंड टू एंड कनेक्शन का केस है या नहीं है? हाँ सर। और एंड टू एंड कनेक्शंस में दोनों एंड की एक्सेलरेशन जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? कॉमन होनी चाहिए ना? यस सर। दैट्स इट। तो इससे इजीली विजुअलाइज भी हो गया, ठीक है। बट जिनकी विजुअलाइजेशन की एबिलिटी कम है, एटलीस्ट आप वो टी डॉट ए करेंगे तो आपको आराम से निकल जाएगा। मतलब नहीं भी विजुअलाइज कर पा रहे तो भी एटलीस्ट सही आंसर पे पहुंच जाओगे। आई होप आपको दोनों मेथड समझ आ गई है कंस्ट्रेंट का। यस हाँ ठीक सर। है, ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। बस सॉल्व करना ही बचा हुआ है, इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन में ऑलरेडी यहाँ पे mg माइनस टी है, फिर थर्ड इक्वेशन में t इक्वल टू ma1 है, और यहाँ पे ये वाले वैल्यू निकल चुके हैं। बस परफेक्ट है अभी ये। मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे यूज कर ले रहा हूँ, यहाँ पे इस इक्वेशन को। तो यहाँ लिख सकते हैं mg माइनस ऑफ टी शुड बी, ये हो जाएगा 3ma1/2। लिख सकते हैं क्या? क्योंकि a21 इज एक्चुअली इक्वल टू a1 ओनली, है ना? सही लिखा है ना? ठीक है ना? हाँ सर। Yes, और sir. t की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाली, 3/2 ma1 है। तो यहाँ से अब आपको क्या मिल जाएगी? तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है? mg इज इक्वल टू 3ma1/2 प्लस 3ma1/2 एंड विच इज इक्वल टू 3m इंटू a1 हो जाएगा। एंड देयरफॉर ये m और m कट गया और a1 की वैल्यू आपको मिल गई है g/3 आ गई है। ठीक है, a1 इज कमिंग आउट टू बी g/3। और आपको पूछा क्या था उसने? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसकी एक्सेलरेशन। अब आपको ये पता है कि एक एक्सेलरेशन तो वर्टिकली डाउनवर्ड था a21,
जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अपनी a1 से मैच करती है, जो कि आपकी g/3 है, और एक एक्सेलरेशन था अलोंग दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जिसको हमने a1 नाम दिया था, ये भी हमारा g/3 है, और इन दोनों का अब हम रिजल्टेंट निकालेंगे, वो हमारे लिए अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन हो जाएगा. सो दिस इज द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, दिस इज a2, एंड देयरफॉर a2 बिकम्स रूट अंडर ऑफ g/3 का स्क्वायर प्लस g/3 का स्क्वायर, एंड दैट बिकम्स √2 times of g/3. That's the correct answer. ठीक है, आगे बढ़े. हाँ सर. Yes, sir. चलो अगले सवाल पे चलते हैं. क्वेश्चन थोड़ा लंबा देखने में है, बट सॉल्यूशन इतना मुश्किल नहीं है. देखते हैं. A cyclist rides along the circumference of a circular horizontal plane of radius r. The friction coefficient being dependent only on the distance r from the center O of the plane as mu equal to mu naught into 1 minus of small r by capital R, where mu naught is a constant and capital R is the maximum radius in which it can move. अब अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, एक बार इसको डिकोड करने की कोशिश करो. अगर मान लो कि एक बड़ा सा सर्कल हम इमेजिन करें और इस सर्कल का सेंटर पे मैं खड़े हो जाऊं, सेंटर पे खड़े होंगे तो रेडियल डिस्टेंस r जो आएगा, ये r आपका 0 आ जाएगा, और ये 0 आने का मतलब म्यू का वैल्यू कितना होगा, म्यू नॉट होगा. मतलब यहाँ पे जो सरफेस पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो म्यू नॉट है. बट जैसे जैसे हम इस पे बाहर जाते जाएंगे, रेडियस बढ़ाते जाएंगे रेवोल्यूशन का, तो ये r बढ़ने का मतलब है 1 माइनस ऑफ r/r छोटा होता जाएगा. इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या हो रहा है, घटता जा रहा है. फ्रिक्शन इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग आउटवर्ड की तरफ. तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट अगर घट रहा है तो ये घट के कहाँ तक जा रहा है, जब आप कैपिटल आर वाले डिस्टेंस पे पहुंच जाओगे तब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर पे मैच करा दो, तो वहां पे म्यू कितना हो गया, 0 हो गया. मतलब यहाँ पे म्यू इज म्यू नॉट और यहाँ पे म्यू इज 0. इसके बीच में कौन सा ऐसा जगह है जहां पे वो सबसे ज्यादा तेज सर्कुलर पाथ पे मूव कर सकता था. यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो. देखो उसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, वेयर म्यू, ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल एट विच द साइक्लिस्ट कैन मूव विथ मैक्सिमम वेलोसिटी, एंड फिर साथ में ये पूछा है कि वो मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ कितनी होगी. अब आप क्वेश्चन को अप्रोच करना हम स्टार्ट करते हैं. सो क्वेश्चन का सिचुएशन अगर ऐसा सोचें कि लेट अस से कि हम आर रेडियस के सर्कुलर आर्क में घूम रहे हैं. लेट अस से यहाँ पे हमारा वो रोड है और यहाँ पे हमारी वो बाईसाइकिल है, ठीक है. सो ये बेसिकली आप सोचो कि बाईसाइकिल है जिसमें वो चल रहा है, और इसमें कितने इस रेडियस में वो घूम सकता है, बस इतना आपको पता, मतलब कितना कौन से रेडियस में घूमेगा जिसमें सबसे फास्टर मूव करेगा, आपको ये फाइंड करनी है. आपको थ्योरी तो साइक्लिस्ट का सर्कुलर टर्न का याद होगा. जो भी फ्रिक्शन है वही उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है ना, याद है आपको, याद है या नहीं याद है? Yes, sir. Yes. तो फोर्सेस आप दिखाओ यहाँ पे. एक तो इसका खुद का वेट होगा, mg दिखा दिया. एक यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन होगा, n दिखा दिया. और यहाँ पे एक फ्रिक्शन होगा. इस फ्रिक्शन की वैल्यू को मैं डेफिनेटली लिमिटिंग लिख सकता हूँ. क्यों? क्योंकि मैक्सिमम स्पीड में ऑलरेडी ये मूव कर रहा है. अगर इसे थोड़ा भी ज्यादा मूव करेगा तो वहां पे वो स्लिप करके गिर जाएगा, तो इसलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन हमने दिखा दिया है. और इसको जो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन चाहिए, वो एक्सेलरेशन कितनी चाहिए इसको, v²/r का चाहिए, जहां पे r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर आर्क. ठीक है, इक्वेशंस लिखना शुरू करो. नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg से मैच करती है, ये तो पक्का है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है. हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम का कंडीशन, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू मास इनटू v²/r से मैच करनी चाहिए. और लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको पता है म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन होती है, और नॉर्मल रिएक्शन आपकी mg है, तो म्यू टाइम्स ऑफ mg शुड बी इक्वल टू m इनटू v²/r लिख लेंगे. ये mm कैंसिल आउट हो गया. म्यू की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. म्यू इज म्यू नॉट इनटू 1 माइनस ऑफ स्मॉल r बाई कैपिटल R इनटू g, और ये दिस शुड बी इक्वल टू v²/r होना चाहिए.
तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल रही है, दिस इज म्यू जी इंटू आर माइनस ऑफ आर स्क्वायर बाई कैपिटल। क्या आपको दिख रही है वी स्क्वायर की वैल्यू आर के साथ वेरी कर रही है, राइट? तो अब अगर स्पीड मैक्सिमम चाहिए, स्पीड मैक्सिमम चाहिए, इसका मतलब वी स्क्वायर भी मैक्सिमम चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए ना? हाँ सर। तो इसका मतलब क्या, मैं इसको डिफरेंशिएट करके डी वी स्क्वायर बाई डी आर इसको जीरो कर दूं। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, देखो क्या आएगा, 1 माइनस ऑफ 2r बाई कैपिटल आर इक्वल टू 0। इसका मतलब स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ गई, r/2। इसका मतलब अगर वो कैपिटल r/2 वाले रेडियस वाले सर्कुलर आर्क में घूमेगा तब वो सबसे फास्टेस्ट मूव कर पाएगा। अब इस केस में अब हम वी मैक्स भी निकाल सकते हैं। तो वी मैक्स का स्क्वायर कितना आ जाएगा, दिस विल बी, अच्छा ये म्यू नॉट था, ठीक है, ये म्यू नहीं था, म्यू नॉट था। म्यू नॉट इंटू जी इंटू ये हो जाएगा r/2 माइनस ऑफ r/4 हो जाएगा, और ये हो गई आपकी म्यू नॉट GR/4, और इसी का स्क्वायर रूट ले लोगे, अब आपको पी नॉट वी मैक्स मिल जाएगा। आई होप सबको क्लियर हो गया, ठीक है? आगे Yes. बढ़ते हैं। यस सर। यस सर। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। ये थोड़ा सा रिलेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट है। Okay. A chain of mass m forming a circle of radius r, यहाँ पे देखो डायग्राम में दिखा रखा उन्होंने, इसको आपको चेन की तरह इमेजिन करना है, और इसकी रेडियस जो है इस सर्कल की ये r है। मतलब यहाँ पे इसके सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे अगर आप लाइन खींचते तो ये रेडियस आपको r दिख रही होती। ये है सिचुएशन। इज स्लिप्ड ऑन अ स्मूथ राउंड कोन विथ हाफ एंगल अल्फा। डायग्राम में अल्फा भी मार्क कर रखा है, तो हाफ एंगल इतना दिमाग लगाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। सेमी वर्टिकल एंगल जनरली इसको बोलते हैं, बट यहाँ पे हाफ एंगल बोल रहे हैं वो। Find the tension of the chain if it rotates with a constant angular velocity omega about the vertical axis as shown। मतलब इस चेन को एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से स्पिन कराया जा रहा है उस कोन के सरफेस पे। आपको ये फाइंड करके बताना है कि उसमें टेंशन कितनी जनरेट हो रही होगी, ठीक है? अब अगर ये कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट मास होता तो ये काफी आसान होता, कोई एक पॉइंट मास को एनालाइज करना बहुत आसान है। बट यहाँ पे एक कंटिन्यूअस एक चेन है, या रोप भी सोच सकते हैं, चेन है, उसको घुमाया जा रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा और उसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। एक छोटा सा एलिमेंट लेके उसका फ्री बॉडी डायग्राम स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि हम यहाँ पे इसके सर्कमफ्रेंस पे यहाँ पे सोचो एक छोटा सा एलिमेंट का एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है? कंसिडर अ वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ DL मान लेते हैं, ठीक है? कंसिडर, शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, consider a very small element of length DL, ठीक है? मतलब एकदम बिल्कुल छोटा, जितना छोटा आप इमेजिन कर सकते हो उतना छोटा इमेजिन करना, ठीक है? अगर मैं उसको टॉप व्यू में अगर देखूं, उस एलिमेंट को टॉप व्यू ऑफ एलिमेंट, वो कैसा दिखेगा? एक छोटा सा आर्क जैसा दिखेगा ना? हाँ सर। एक छोटा सा आर्क ऐसा। सर डीएल लेंथ है तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन ही होगा, बट मैं इसको सोचो थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ। मैग्नीफाई कर दूंगा तुम्हारे लिए तो कर्व हो जाएगा ना वो, हाँ सर। है ना? अब क्या है, इसमें इस तरफ एक टेंशन ऐड कर रहा होगा, दिस टेंशन विल बी T। इधर भी एक टेंशन ऐड कर रहा होगा T, क्योंकि हर एक क्रॉस सेक्शन में टेंशन तो सेम ही होगा। अब इन सेक्शंस पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो यहाँ पे एक छोटी सी एंगल दिखेगी आपको, ये थीटा। नाउ सिंस दिस लेंथ ओवर हियर, ये लेंथ सोचो, ये लेंथ बहुत ही छोटा है जिसको हमने DL माना है, तो ये थीटा भी टेंडिंग टू 0 होगा। इसको आप D थीटा लिखेंगे तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। अच्छा थीटा ही मान लेते हैं, थीटा को लिख देंगे, थीटा टेंडिंग टू 0 है। ये थीटा आपका ऑलमोस्ट 0 डिग्री को टेंड करेगा, समझ आ रही है? 0 डिग्री नहीं होगा बट 0 डिग्री को टेंड करेगा।
ये समझ आ रही है आप सबको? हाँ सर। Yes, sir. अब अगर सोचो, ये तो 90 डिग्री इधर से, ये भी इधर से 90 डिग्री है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ, सोचो इधर से, ये एक लाइन खींचा मैंने, जो इसको भी बाइसेक्ट करता हुआ लाइन के पैरेलल है इधर से ऐसा। ये 3 लाइन जो है ये बिल्कुल पैरेलल पैरेलल लाइन से, ठीक। आप चेक करो ये वाली एंगल क्या θ/2 होगी क्या, देखो तो, होगी क्या? हाँ सर। हाँ sir. ठीक है। तो टेंशन का जो इस तरफ का कंपोनेंट आपको दिखेगा, इस साइड का कंपोनेंट, वो कंपोनेंट कितना होगा? t sin θ/2 होगा क्या? होगा। Yes, sir. सेम तरीके से इधर भी आपका वही होगा, दिस विल बी अगेन t sin θ/2। जो दूसरा वाला कंपोनेंट है उनका वेक्टर सम आपस में ही जीरो हो जाएगा, जो टेंशन का इधर का कंपोनेंट है और इधर का कंपोनेंट है। क्या ये दोनों आपको दिख रहे हैं? ये ऑपोजिट डायरेक्शन के कंपोनेंट्स हैं, यस सर। ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये दोनों टी टी का जब आप वेक्टर सम करोगे तो आप देखो आपको क्या मिलेगा, 2t sin θ/2। आपको याद है जब हम एंगल बहुत छोटा कंसिडर करते हैं तो वो उस केस में साइन थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली थीटा हो जाती है। तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी हो जाएगी? 2t इंटू θ/2, और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको? t थीटा मिलेगी। आप इसको याद रखना, ठीक है, इसको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरह याद रखना। ऐसा बहुत बार आप सिचुएशंस इनकाउंटर करोगे जहां पे एक सर्कुलर रिंग में आपको टेंशन निकालना होगा, सर्कुलर रिंग में आपको टेंशन निकालना होगा, तो हमेशा उसका एक छोटा सा सेक्शन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और उसके दोनों तरफ आप टेंशन जो दिखाते हो उस दोनों टेंशन का रिजल्टेंट जो इस तरफ आती है, मतलब टुवर्ड्स द लाइन रनिंग द सेंटर, इस लाइन की तरफ जो आ रही है, वो टेंशन का जो वैल्यू है वो बेसिकली रिजल्टेंट में आपका टी थीटा है। जस्ट रिमेंबर दिस एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, ताकि हमको बार बार इस चीज को इतना मेहनत करके डिराइव ना करना पड़े। क्या आप याद रख सकते हैं इस चीज को? हाँ सर। ठीक है, इसको याद रखा करेंगे, ठीक है, आगे से कभी मुझे डिराइव ना करना पड़े इसको। सो दिस टेंशन का रिजल्टेंट इज t sin θ/2, माने t थीटा बेसिकली। अब बाकी फोर्सेस के बारे में एक बार सोचते हैं, फिर एक्सेलरेशन के बारे में भी सोच के फिर रिजल्टेंट लिख लेंगे जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी अब हमें। सो लेट अस कंसीडर द फोर्सेस ऑन इट नाउ। इसका जो छोटा सा एलिमेंट है, सोचो छोटा सा एलिमेंट, अगर यहाँ का एक छोटा सा एलिमेंट अगर हम कंसिडर करेंगे, वी कंसिडर अ वेरी स्मॉल एलिमेंट ओवर हियर, यहाँ पे सोचो ये छोटा सा एलिमेंट, इसका जो वेट होगा, क्या मैं लिख सकता हूँ इसकी वेट को dm इंटू जी रही होगी, है ना, छोटा सा एलिमेंट है जिसका वेट कितना होगा? dm इंटू जी जैसा कुछ, करेक्ट है। यस सर। इधर से इसका एक नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा। नॉर्मल रिएक्शन कैसा होता है? परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो ये नॉर्मल रिएक्शन में dn दिखा रहा हूं उसको, एंड दिस नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये ध्यान रखिएगा। मतलब ये वाली एंगल आपकी अल्फा है, तो ये वाली एंगल भी अल्फा रहेगी, ठीक है ना? ठीक है। Yes, हाँ sir. ये देखो इसमें ये जो नॉर्मल रिएक्शन का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो बाहर की तरफ है, इसको लिख सकते हो आप, ये dn cos अल्फा है बाहर की तरफ, और एक वर्टिकल कंपोनेंट है जिसको आप dn sin अल्फा लिख सकते हो, ये ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो इस डायग्राम में देखो, जो आपका राइट साइड में जो हमने टॉप व्यू दिखा रखा है, उसमें ये dn cos अल्फा ये इस तरफ है ना, देखो तो, है ना? Yes, sir. ठीक है। और जब ये गोल गोल घूम रहा है, सोचो वो जो छोटा सा एलिमेंट है वो तो गोल गोल चक्कर काट रहा है, तो जब वो चक्कर काट रहा है तो उसके पास एक सेंट्रीपिटल तो एक्सेलरेशन तो है ही, तो इसके पास जो एक्सेलरेशन है वो कितनी है? ओमेगा स्क्वायर इंटू आर टुवर्ड्स द सेंटर, है या नहीं है ना? यस हाँ सर। sir. ठीक है। अब तो काम खत्म हो चुका है, अब तो बस आपको नेट फोर्स इक्वल टू क्या करना है, बस मास इनटू एक्सेलरेशन लिख लेना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए, और वर्टिकल डायरेक्शन का तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, तो बस इक्विलिब्रियम का कंडीशन भी वहां लिख लेना है। तो पहले मैं वर्टिकल डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम का कंडीशन ही लिख लेता हूँ, ठीक है। तो आपके पास क्या कंडीशन आएगा? पहले वर्टिकल डायरेक्शन के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो वर्टिकल के लिए आएगी dm इंटू जी शुड बी dn इंटू साइन अल्फा, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा। दूसरा इक्वेशन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए, तो t थीटा माइनस ऑफ dn cos ऑफ अल्फा शुड बी dm मल्टीप्लाइड विद ओमेगा स्क्वायर इनटू r, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। आप देख लो एक बार, आप कन्विंस हो गए हो यानी इक्वेशन से, एक बार देख लो, क्योंकि अब काम खत्म हो चुका है। अगर आप इक्वेशन समझ चुके हो, अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूशन ही करनी है। देख लो हाँ इक्वेशन क्लियर है सबको? Yes. Yes, sir. ठीक है। अब dn की वैल्यू को हम क्या करेंगे, ये जो dn चाहिए मेरे को,
ये dn में यहाँ से पिकअप करके यहाँ डाल सकता हूँ ना? तो मैं इसको डाल देता हूँ यहाँ पे। सो टी थीटा माइनस ऑफ dn बिकम्स dmg बाय साइन अल्फा, तो ये कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा बन जाएगा कॉट अल्फा, एंड दैट विल बी dm इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर हो गया। ठीक है, सो यहाँ से टी थीटा की वैल्यू हो गई dm इंटू ओमेगा स्क्वायर आर प्लस जी कॉट ऑफ अल्फा। अब dm की वैल्यू कितनी है? dm किसका मास था, याद है आपको? किसका मास था ये? इस पतले से एलिमेंट की, राइट? थी नहीं थी? यस सर। ये रेडियस अपना r है, ये रेडियस अपना r है, और ये एंगल थीटा है। तो क्या ये dl मुझे पता चल चुका कितना है? क्या इसका लेंथ पता चल गया? यस सर। RD थीटा। r इंटू थीटा, थीटा। r इंटू थीटा उसका लेंथ हो गया। और उसने टोटल मास का लेंथ तो दे रखा है हमें, टोटल उस रोप का टोटल मास दे रखा है m है, और वो कितने लेंथ का है? 2πr लेंथ का है। तो यहां से हम dm की वैल्यू को इजीली निकाल सकते हैं। dm की वैल्यू कितनी होगी? dm बिकम्स मास पर यूनिट लेंथ, मतलब 2πr इंटू उसका लेंथ विच इज r इंटू थीटा। देखो तो एक बार समझ आई नहीं आई आपको? देखो आपको समझ आई या नहीं? हाँ या ना बोल दो एक बार प्लीज। Yes, sir. देखो ये थीटा थीटा कट गया है और आपको टेंशन मिल चुका ऑलरेडी। सो व्हाट यू गेट इज, यहाँ से टेंशन की वैल्यू आपको मिल गई है। ये r भी कट जाएगा, तो ये हो गई m/2π इंटू ओमेगा स्क्वायर r प्लस जी कॉट ऑफ अल्फा। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक है, अब प्लीज ये वाले कंसेप्ट को याद रखिएगा, ठीक है? ये वाले कंसेप्ट को याद रखिएगा जो यहाँ पे आपको सिखाया है। जब भी एक कोई भी चीज अगर रिंग टाइट वाइट है और रिंग में आपको टेंशन निकालनी है, तो छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करेंगे और उसमें दोनों साइड में टेंशन दिखाएंगे, जो कि थीटा एंगल पे दिख रही है, तो उसकी रिजल्टेंट आपकी टी थीटा आती है, और थीटा यहाँ पे छोटा है बहुत। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे देखते हैं। ये भी काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में उन्होंने कह रखा है देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन मासलेस थ्रेड एंड पुली। मासलेस थ्रेड और पुली के बीच में, मतलब यहाँ पे इस पोर्शन पे देयर इज फ्रिक्शन such that the threads start slipping when m2 by m1 is equal to eta naught। मतलब m2 और m1 के रेशियो को मैं अगर eta naught से थोड़ा सा भी ज्यादा कर देता हूँ, थोड़ा सा भी ज्यादा, इस eta naught से थोड़ा सा जस्ट ज्यादा कर दोगे, तो वहां पे स्लिपिंग हो जाएगा, क्योंकि स्टार्ट कर रहा है स्लिपिंग बेसिकली इस पर्टिकुलर लोकेशन पे। अब उन्होंने पूछा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितनी है इन दोनों के बीच में। आप ये बताओ यहाँ पे कितनी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है। एटलीस्ट मैं ये श्योर होके कह सकता हूँ कि अगर अभी जस्ट स्टार्ट कर रही है स्लिपिंग पे, मतलब अभी तक तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में थी, कह सकते हैं क्या? ऐसा कह सकते हैं, हाँ सर। राइट? तो यहाँ पे मैं उसी चीज पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, कि स्टार्ट स्लिपिंग से हमें ये कंक्लूजन मिल रही है कि सिस्टम एट इक्विलिब्रियम टिल सिस्टम वाज एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हमको पता चल रही है क्योंकि जस्ट अभी स्टार्ट स्लिपिंग हो रही है। तो अब हम इतना तो श्योर होके कह सकते हैं कि इसमें दोनों साइड का अगर मैं टेंशन निकालता, जैसे इस साइड का अगर टेंशन निकालता, इस साइड का टेंशन को अगर मैं T2 बोलूं, तो ये किससे मैच करना चाहिए था? M2G से करना चाहिए था या नहीं? और इस साइड के अगर टेंशन को निकालते T1, तो इसको M1G से मैच करना चाहिए था। तो T1 की वैल्यू आपकी M1G से मैच करेगी। अब एक कंफ्यूजन आपको ये हो सकता है कि भाई ये तो एक ही स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग है, देखो, तो इसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग टेंशन क्यों माना, एक ही टेंशन क्यों नहीं माना? जो कि एक जेन्युइन सा डाउट हो सकता है। बताओ कोई रिजॉल्व कर सकता है इसको कि क्यों अलग अलग टेंशन है यहाँ पे? फ्रिक्शन है तो कोई कुछ तो टेंशन लॉस होगा पुली के टेंशन लॉस होगा contact का क्या मतलब है? टेंशन लॉस होने का क्या मतलब है? मुझे नहीं समझ आया, थोड़ा इलेबोरेट करो। में। कैसे बोलता है, पुली और स्ट्रिंग के बीच में फ्रिक्शन है तो तो टेंशन जो लॉस भी होने का क्या फोर्स, मतलब? मतलब फ्रिक्शन कुछ टेंशन को डिसिपेट कर, कैसे बोलूं। ना, जब सही टर्म बोलोगे तो फिर इतना, जैसे तुम अभी तक जितने टर्म बोल रहे हो, जैसे टेंशन बोल रहे हो डिसिपेट करेगा, तो ये टर्म भी गलत है। कैसे बोलूं, मतलब फ्रिक्शन कुछ टेंशन को डिसिपेट कर, कैसे बोलूं। तो ये टर्म भी गलत है। 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 तो ये टर्
टेंशन लॉस होना ये भी डिसिपेट है, मतलब ये भी गलत है, टेक्निकली सही बात टर्म्स यूज नहीं कर रहे हैं। तो पुली टेंशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स देगा तो नेट टेंशन घटेगा। ये थोड़ा सा बेटर आपने बोला। जैसे अगर मैं ऐसा सोचता, यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। यहाँ पे सोचो हमारा वो रोप है, इसको थोड़ा मोटा करके दिखा रहा हूँ। ये देखो ये एक हाफ सेक्शन नहीं है, तो उसे ही दिखा रहे हैं। तुम देखो रोप के साथ जो कनेक्टेड है वो ब्लॉक्स है, और M2 को बढ़ा रहे हैं आप कंपेयर टू M1 रेशियो में, तो ऑब्वियसली इसका टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग जो है वो रोप का इस पुली के रिस्पेक्ट में राइट की तरफ है। तो इसीलिए इस पुली रोप पे जो फ्रिक्शन लगेगी वो इस तरफ लगेगी, कुछ इस डायरेक्शन में। ये रोप के ऊपर हम फ्रिक्शन दिखा रहे हैं, और ये जो फ्रिक्शन होगा वो बेसिकली अलोंग दी सर्कम्फरेंस होगा, ऐसा। इसको आप कह सकते हैं दीज आर ऑल DF, ये मतलब सारे DF फ्रिक्शंस हैं, सारे DF मिला के सारे एड अप होके जाएंगे। यही फ्रिक्शन जब पेयर में आप कंसिडर करते तो आपको यहाँ पे दिखानी पड़ती है उसको, इसके लिए आपको यहाँ दिखानी पड़ती है। ये सेम फ्रिक्शन ये डिस्क पे जब आप दिखाते, या पुली पे आप जो भी बोलो, ये आपको उल्टा दिखाना पड़ता। अब हमने क्या कर रखा है यहाँ पे देखो, हमने इधर एक टेंशन दिखाया है, हमने इसको बोला है T2, और इधर एक टेंशन दिखाया है, इसको हमने बोला है T1 है। तुम इस रोप को ना, जो ये मोटा सा रोप जो आपको दिख रहा है, इस मोटे से रोप को बस अपना एक काम करो, इसको सीधा कर दो। मतलब एंड टू एंड कनेक्शंस में जो आप सोचते थे वो वाला काम करके देखो। अगर आप इस रोप को थोड़ा सीधा कर दोगे, आपको सिचुएशन कैसा दिखेगा आप बताओ। इसको सीधा कर देते हैं आप थोड़ा, ऐसा। अब चेक करो आप, इधर एक टेंशन आपको दिखेगी T2 की, इधर एक टेंशन दिखेगा T1 का, और यहाँ पे अलोंग दी सर्कम्फरेंस उस पे हर जगह पे ये फ्रिक्शन दिख रही थी। ये DF सारे DF ऐड अप होंगे। क्या आपको बात समझ आ रही है? पिछली बार मतलब जब हम पुली को स्मूथ मानते थे तब ये वाला टर्म तो नहीं होता था, होता था क्या ये नहीं होता था ना। हाँ सर। और ये नहीं होता है तो पुली, सोचो हमारा रोप कैसा होता था, याद है आपको? मासलेस होता है ना, स्ट्रिंग्स वगैरह को हम कैसे ट्रीट करते हैं, मासलेस। और मासलेस चीजों के लिए नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए, हमेशा 0 होनी चाहिए। तो अगर ये एक्सेलरेट भी करता, अगर मान लेते हैं ये एक्सेलरेट करता है, अभी फिलहाल के लिए नहीं कर रहा था, बट अगर एक्सेलरेट करता भी, तो हम क्या लिखते हैं, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, नहीं लिखते? और इसका मास कितना है, 0। तो इधर का फोर्स और इधर का फोर्स सेम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये कब बोलेंगे, जब ये वाला टर्म हमारा क्या होगा, नहीं होगा। अगर ये नहीं होता तब हम बोलते हैं, बट अगर ये है यहाँ पे, तो इजंट इट ऑब्वियस कि ये T2 के साथ जब हम इस पूरे के टर्म को ऐड करेंगे तब इक्वेट करेंगे, हाँ सर। होगा ही नहीं होगा? तो यहां से ही आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि बेसिकली आपको क्या करना है, आपको क्या करना है यहाँ पे T2 को आपको T1 से बड़ा रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये फ्रिक्शन की वजह से हुआ है, ड्यू टू फ्रिक्शन ही ये हुआ है। तो पहला पार्ट जो है, एटलीस्ट ये टेंशन क्यों डिफरेंट आ रहा है वो एटलीस्ट अपना रिजॉल्व हुआ है। अब हम आते हैं इस पे कि भाई टेंशन निकाले कैसे, हाउ डू यू गेट द टेंशन, मतलब ये सॉरी फ्रिक्शन कोफिशिएंट कैसे निकालें, अब उसके बारे में बात करते हैं। अब इसको करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, लेट अस डू समथिंग। यहाँ पे
व्हाट वी आर डूइंग इज हम इधर से थीटा एंगल पे चाहते हैं और यहाँ पे डी थीटा का एक पतला सा स्ट्रिप चूज करते हैं, ठीक है। डी थीटा का पतला सा स्ट्रिप चूज किया। इस जगह के टेंशन को, इस एंड पे टेंशन जो है, इस एंड के टेंशन को अगर मैं टी मान रहा हूं, मैं इस एंड के टेंशन को टी प्लस डी टी मान सकता हूं, मान सकता हूं ना, ठीक है। देखो इस, आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि इस एंड पे टेंशन आपका T1 है और इस एंड पे टेंशन T2 है और T2 T1 से बड़ा है, तो ये अचानक से थोड़ी ना बड़ा होगा। थोड़ा 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 करके नीचे से जैसे आप ऊपर जाते जाओगे सर्कमफ्रेंस पे, वो टेंशन की वैल्यू क्या होगी, थोड़ी थोड़ी करके बढ़ती चली जाएगी। तो जैसे अगर एंगल का चेंज आप डी थीटा का करोगे तो टेंशन का भी चेंज कितना आएगा, डी टी का आएगा। क्या आपको बात समझ आ रही है? जैसे यहाँ पे टेंशन अगर हाँ मान सर। लो कि 10 न्यूटन का है, लेट से यहाँ पे टेंशन 10 न्यूटन है, तो यहाँ पे मे भी आपको कितना दिखेगा, 10 प्लस 0.0001 न्यूटन दिखेगा। क्या आपको ये बात समझ आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे देखो और क्या क्या फोर्सेस हैं। एक तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा। ये नॉर्मल रिएक्शन कौन लगा रहा होगा, वो सरफेस उस पर्टिकुलर छोटे से एलिमेंट जो आपको दिख रही है, उस छोटे से एलिमेंट के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, इसको DN कह सकते हैं हम, ठीक है। दिस इज DN, नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय द सरफेस पुली सरफेस ऑन द रोप। बट इसका मास कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना आप, मास इज नॉट देयर। क्या इसकी फ्री बॉडी डायग्राम अब देखो तो आपको कंप्लीट हो गई है क्या? यहाँ पे जो फ्रिक्शन दिख रही है आपको, ये फ्रिक्शन का न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपको पता है। डू वी नो दैट न्यूमेरिकल वैल्यू? हमारा कंसिडरेशन ध्यान रखना कि ये वाला एलिमेंट ही था। वी आर ओनली कंसिडरिंग दिस सेक्शन, बाकी एलिमेंट पे हम इंटरेस्टेड नहीं है अभी फिलहाल के लिए। तो मेरे को ये वाला सेक्शन पे जो फ्रिक्शन दिखेगा, अच्छा ये फ्रिक्शन का नेचर क्या हमको पता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है यहाँ पे। ये जो DF होगा, क्या ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा या नहीं होगा? हाँ सर। Yes, sir. क्योंकि जस्ट अबाउट टू स्लाइड वाला कंडीशन को हम यूज कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए इसकी वैल्यू को, म्यू टाइम्स ऑफ DN होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाँ सर। हाँ, sir. ठीक है। ये फ्रिक्शन, ये काला वाला जो दिख रहा है, ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम का पार्ट नहीं है। हमारा फ्री बॉडी डायग्राम का पार्ट कौन सा, येलो वाला है। क्योंकि काला वाला जो हमने दिखा रखा है वो मतलब ये डिस्क पे लग रहा है, ठीक है, पुली पे। बट हाँ, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, वो दोनों तो सेम ही होगी ना, होगी ना, यस सर। ठीक है। तो अब सोचो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में आपको क्या दिखेगा। तुम बता सकते हो कि इसका और इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू। एक तो अलोंग द सर्कमफ्रेंस dt बचेगा, बचेगा ना, अलोंग द सर्कमफ्रेंस कितना बचेगा, dt। dt और परपेंडिकुलर टू सर्कमफ्रेंस कितना बनेगा, ऑलमोस्ट t d थीटा। yes sir समझ आ रही है आपको? अब कुछ लोग ये बोलेंगे सर उसमें तो इधर भी t था इधर भी t था। अब सोचो, मैंने आपको जो न्यूमेरिकल वैल्यूज बोला उसका सोच के देखो, एक अगर 10 न्यूटन है इधर और अगर 10 प्लस 0.0001 न्यूटन है, क्या इसको भी ऑलमोस्ट 10 नहीं लिखा जा सकता? ऑलमोस्ट मैं कह रहा हूँ, लिखा जा सकता है नहीं? हाँ सर। तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर टू सर्कमफ्रेंस उसका रिजल्टेंट कितना आएगा, टी डी थीटा ही तो आएगा ना। आ रही बात समझ में आप सबको? yes sir Yes, और sir. वो टी डी थीटा किससे इक्वेट का होगा, क्या डीएन से इक्वेट होगा, होगा ही यस नहीं? यस सर। सो कंसिडरिंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दैट एलिमेंट सेक्शन, अब मैं सारे इक्वेशंस को लिख रहा हूं, ठीक है। कंसिडरिंग FBD of elemental section subtending d theta at center। तो पहले तो dn की वैल्यू लिख रहे हैं, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली t इंटू डी थीटा, ठीक है। ये हमारा पहला वाला पार्ट हो गया। ये ऑलरेडी मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था, उस चीज को यूज किया यहाँ पे। ऑल्सो जब हम t प्लस डी टी माइनस ऑफ t करेंगे, मतलब अलॉन्ग दी सर्कमफ्रेंस, दिस शुड बी इक्वल टू df लिमिटिंग। ये टी कट गया और यहां से आपको dt की वैल्यू मिल गई है, दिस इज df लिमिटिंग होनी चाहिए। और df को आपको पता है म्यू टाइम्स ऑफ dn लिखोगे। इसको नेक्स्ट स्टेप में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में बस सब्स्टिट्यूट करें और कुछ बचा नहीं है। सो dt की वैल्यू मिल गई यहाँ पे म्यू टाइम्स ऑफ dn, एंड dn इज t d थीटा। अब dt बाई टी कर लो,
dt बाई टी इज इक्वल टू म्यू डी थीटा। अब इनकी वैल्यू को इंटीग्रेट करके वैल्यू निकाल लो। dt में मतलब t का जो लिमिट है, लेफ्ट से राइट अगर हम मूव करेंगे तो इनिशियल टेंशन कितना था, याद है आपको? लेफ्ट साइड का टेंशन कितना था, m1g, और राइट साइड का टेंशन कितना था, m2g, और यहाँ पे 0 से लेके आपको पाई तक जाना था। तो यहाँ से क्लियरली दिखेगा आपको ln ऑफ m2 ओवर m1 दैट शुड बी इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ पाई होना चाहिए। और m2 और m1 का रेशियो उसने क्वेश्चन में दे रखा था ईटा नॉट था। तो यहाँ से आपको म्यू की वैल्यू मिल गई है, दिस इज 1/पाई टाइम्स ऑफ ln ऑफ ईटा नॉट, दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आ गई सबको? हाँ सर। वेरी गुड, ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं द सर्फेस इज रफ विथ फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू dependent upon distance traveled x as mu equal to mu naught by L into x, where mu naught and L are constants. Find maximum velocity of block, maximum distance traveled by the block. अब एक एक करके करें। सबसे पहली चीज है कि जब हम वेलोसिटी के बारे में बोलते हैं मैक्सिमम है, वेलोसिटी मैक्सिमम की बात करेंगे। आपको ये चीज मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था थोड़ा सा, जब हमने वर्क पाने की थोड़ा सा स्टार्ट भी किया था, उसके एप्लीकेशन जब कर रहे थे। आपको याद है मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वाला पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन अलग होते हैं, ये आपको समझा रहा था, याद है आपको? हाँ सर। राइट। तो उसमें एक कंसेप्ट आपको ये भी बताया था कि जब भी ऑब्जेक्ट इस तरह के सिचुएशन से गुजरता है तो उसमें जो उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है वहां पे ही वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, याद है आपको? यस सर। Yes, sir. अब उसको अगर आपको याद नहीं भी था तो भी आप ऐसे भी सोच सकते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी होने का मतलब dv बाई dt क्या होगा, 0 होगा या नहीं होगा? अगर कोई भी चीज का मैक्सिमा कहते हैं तो इसका मतलब उस चीज का डिफरेंशिएशन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाँ सर। होना चाहिए, डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0। और dv बाई dt एक्चुअली क्या है, एक्सेलरेशन ही तो है। तो एक्सेलरेशन 0 करनी है। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या है, नेट फोर्स 0 करना पड़ेगा आपको। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. ठीक है, तो बेसिकली मैक्सिमम वेलोसिटी वहां पे होगी जहां पे आपका फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअली भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं कैसे हो रहा है। ये तो पूरा का पूरा मैथमेटिकली आपको समझाया, थोड़ा सा कंसेप्चुअली जाते हैं इस चीज पे। उसने क्वेश्चन में क्या कह रखा है, म्यू की वैल्यू डिस्टेंस ट्रेवल्ड पे डिपेंडेंट है। सोचो जब ये स्टार्ट कर रहा होगा क्या उसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया है? जब ये स्टार्ट कर रहा है क्या उसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया है? नहीं सर। नहीं। sir. मतलब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन होगा या नहीं होगा? अभी नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं। क्योंकि ये एक्स की वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वेट है mg sin थीटा, इसकी वजह से ही बेसिकली वो नीचे की तरफ भागना शुरू करेगा। बट जैसे ही सोचो इसको मैं थोड़ा सा नीचे अगर मूव कराता हूँ, सोचो कि ये यहाँ से यहाँ चल के आ गया, यहाँ से यहाँ वो डिस्टेंस x ट्रैवल करके आ चुका है। अब इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे? एक तो mg दिखाई देते हैं, यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन, एक फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन आपकी काइनेटिक नेचर की होगी क्योंकि इनिशियली तो ये काफी छोटी वैल्यू से स्टार्ट कर रहा था। ये काइनेटिक फ्रिक्शन का न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पता है, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन होगा, और नॉर्मल रिएक्शन आपको पता है mg cos थीटा ही रहेगा। डाउन द इंक्लाइन आपको पता है mg sin थीटा आने वाला है, तो वो भी आप दिखा दो। डाउन द इंक्लाइन हमने mg sin थीटा दिखा दिया। अब अगर आप नोटिस करोगे तो ये वाला फोर्स तो कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में, बट ये वाली फोर्स देखो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कैन यू सी दिस? जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे ये टर्म भी बढ़ेगा, फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं? हाँ सर। हाँ सर। बट एज लॉन्ग एज mg sin थीटा म्यू mg cos थीटा से बड़ा है, क्या उसकी स्पीड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? एज लॉन्ग एज mg sin थीटा इज ग्रेटर देन म्यू mg cos थीटा, क्या उसकी स्पीड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी बढ़ेगी। सर। फिर एक पॉइंट डेफिनेटली आएगा जब ये mg sin थीटा म्यू mg cos थीटा से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यस उस सर। समय उसकी क्या होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि उसके बाद फिर जैसे ही और फर्दर नीचे जाएगा, x बढ़ गया मतलब म्यू mg cos थीटा भी बढ़ जाएगा। तो अब म्यू mg cos थीटा बड़ा हो गया mg sin थीटा से, तो अब क्या करेगा वो, उसको स्पीड अप करने की बजाय अब क्या करेगा, उसको स्लो डाउन कराएगा नहीं कराएगा? कराएगा सर। कराएगा। अब अगर वो स्लो डाउन करा रहा है तो स्लो डाउन कब स्टार्ट हुआ उसका, जब वो मैक्सिमम वेलोसिटी वाला पोजीशन को क्या क्या क्रॉस किया। तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए थी कि भाई मैक्सिमम वेलोसिटी उसने क्यों, मैंने जहां पे फोर्स 0 आ रही है वहां पे ही क्यों आपका वेलोसिटी मैक्सिमम हो रहा है। ये बात समझ आई है आपको सबको?
हाँ सर। ठीक है। यस सर। तो ये बात हमको समझ आ गई, तो हम पहले तो एक काम करते हैं, पहले ये एक्सेलरेशन को ही जीरो करके वो लोकेशन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेट फोर्स जीरो करनी है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे वो इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार जल्दी से। तो नेट फोर्स जीरो करने के लिए हमने क्या किया, एम जी साइन थीटा को हमने म्यू एम जी कॉस थीटा से इक्वेट किया है, और म्यू की वैल्यू उसने ऑलरेडी दे रखी है, म्यू नॉट बाई एल इंटू एक्स इंटू म्यू एम जी कॉस थीटा, सॉरी, तो ये म्यू एम जी कॉस थीटा, यहाँ पे एक्स के सब्सक्रिप्ट में एक्स नॉट लिख दे रहा हूँ, ये बेसिकली आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन इज नॉट सेम एज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिस इज नॉट सेम एज मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है, तो यहां से एटलीस्ट आपको ये पता चल गया कि एक्स नॉट की जो वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी एल tan थीटा, एल tan थीटा बाय म्यू नॉट। ये तो पहले आपका वो पोजीशन हो गया जहां तक आपको वो वैल्यू, वो वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब सोचो ये वेलोसिटी निकालोगे कैसे, ये जो मोशन है इस ऑब्जेक्ट का, क्या ये पोजीशन डिपेंडेंट है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये सब पोजीशन डिपेंडेंट है ना। तो अगर पोजीशन डिपेंडेंट एक्सेलरेशन दिख रही है तो आपको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन इससे पोजीशन पहले तक निकालते हैं। ठीक है, बिफोर बिफोर एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालनी होती तो हमें क्या कर, या नेट फोर्स ही निकाल लेते हैं, नेट फोर्स पहले निकाल लेते हैं। नेट फोर्स है अपनी एम जी साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू नॉट बाई एल इंटू एक्स इंटू एम जी कॉस थीटा, ये है आपका नेट फोर्स। ठीक है, अब ये नेट फोर्स की वैल्यू जो है, ये नेट फोर्स की जो वैल्यू है, इसी को आप मास इंटू एक्सेलरेशन लिखोगे, और ये एक्सेलरेशन को आप वी डीवी बाई डी एक्स लिख सकते हैं, तो वी डीवी बाई डी एक्स लिखा। अब आप चेक कर सकते हो यहाँ से कि ये डी एक्स को हम इधर लेके चले जाएंगे और फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे, हमको वैल्यू मिल जाएगी ना, चेक करो। सर। ठीक है, एक और चीज आप क्या कर सकते हो, जैसे एक और चीज आप क्या कर सकते हो, जैसे लॉजिकली सोचो, एक चीज मैं आपको एक अच्छी चीज दिखा रहा हूँ, उस चीज उस कंसेप्ट को ध्यान रखना। ठीक है, अगर मान लो कि कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो दूसरे के साथ वेरी करे, जैसे यहाँ पे फोर्स का ही वेरिएशन देखो आप, ये एक्स के साथ ये फोर्स कैसे वेरी कर रही है, हाउ इज द नेट फोर्स वेरिंग, स्टार्ट कर रही है कितने से, एम जी साइन थीटा से, और ये डिक्रीज कर रहा है लीनियरली। कैन यू सी दिस, ये लीनियर वेरिएशन है ना। यस सर। ये फोर्स जीरो कहाँ पे हुआ, वो उस एक्स नॉट वाले पोजीशन पे हुआ जो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। ठीक है, वी नो दिस एक्स नॉट का लोकेशन भी। अब ये सोचो कि अगर अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एफ डी एक्स को आप इंटीग्रेट करो, एफ डी एक्स को इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स करो, तो आपको पता है ना इंटीग्रेशन एफ डी एक्स आपको क्या देता है, वर्क डन देता है। हाँ सर। एंड वर्क डन क्या होती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है। यस यस सर। ठीक है, तो यहां से हमको क्या वो भी निकालना आसान होता। एक चीज और नोटिस करो आप यहाँ पे, इसका एरिया निकालना तो बहुत ही आसान है ये नहीं है। हाँ सर। तो इसकी एरिया निकाल लेते अगर हम, चेक करो यहाँ से, ये वाली एरिया हमें वर्क डन दे देता, ये वाली एरिया, दिस एरिया वुड हैव गिवन अस द वर्क डन। तो ये वाली एरिया को हम निकालते तो यह था हाफ बेस हाइट, मतलब एक्स नॉट इंटू एम जी साइन थीटा। ठीक है, हाफ इंटू बेस हाइट किया, एंड दैट शुड बी इक्वल टू हाफ एम इंटू वी मैक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ जीरो। देखो तो आपको इक्वेशन समझ आया। यस सर। ठीक है, देखो तुम देख रहे हो मैंने तुमको इंटीग्रेशन से बचा दिया है, अदरवाइज तुमको क्या करना पड़ता, इस dx को इधर लेके जाते और फिर इंटीग्रेट करना पड़ता। x का ऑब्वियसली आपको लिमिट्स पता है, जीरो से लेके x नॉट तक है, x नॉट का वैल्यू भी आपको पता है, वो आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता। मैंने आपको वो सब्स्टिट्यूशन से बचा दिया है एक्चुअली। तो अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, वो वी मैक्स का वैल्यू तुरंत से मिल जा रहा है। सो यहाँ से वी मैक्स कम्स आउट टू बी रूट अंडर ऑफ जी एक्स नॉट इंटू साइन थीटा, और एक्स नॉट की वैल्यू हमको पता है, उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं।
एक्स नॉट की वैल्यू देखो हमने निकाली थी एल टैन थीटा बाई म्यू नॉट, तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ जी एल इंटू टैन थीटा इंटू साइन थीटा ओवर म्यू नॉट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? ये सब Yes, चीजें sir. जो सिखा रहा हूँ अपने दिमाग में अच्छे से इम्बाइब करके रखना, क्योंकि ये सबसे टाइम बहुत बचता है एग्जामिनेशंस में, और पर्टिकुलरली जेई एडवांस के एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको 1 घंटे में 17 क्वेश्चन ही करने होते हैं, 17 से 18 क्वेश्चन ही करने होते हैं, बट वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी होते हैं उसमें। तो इन सब जगहों पे अगर आप कैलकुलेशन में फंसते रहेंगे तो फिर ऑब्वियस है कि वहां पे आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एक्चुअली इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन होंगे उसमें आप टाइम नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए क्वेश्चन, ये सब चीजें जो सिखा रहा हूँ अपने दिमाग में घुसा के रखना, बहुत टाइम बचता है इससे। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना बहादुरी नहीं है, टाइम पे सॉल्व कर पाना ये बहुत ही अच्छे कम कम लोग कर पाते हैं। चलो ये तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमारी मिल चुकी है, अब हम मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल निकालते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल के लिए क्या करेंगे अभी हम? मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल कहाँ पे मिलेगा आपको? जहाँ पे वेलोसिटी वापस से 0 हो जाएगी। 2x नॉट पे। वेरी गुड। ये किस बेसिस पे कहा हमने? ये किस बेसिस पे कहा? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट ही तो यहाँ पर लगेगा ना। बिल्कुल। मैक्सिमम ये इसी लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर देता यहाँ पे, ये एक्स है, इसी लाइन को एक्सटेंड कर देता हम, अगर हम एक्सटेंड करते तो हमको क्या पता चलता कि सिंस द ऑब्जेक्ट फाइनली अटेन्स द सेम इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि 0 से 0 पे जाना है उसको, तो वर्क डन 0 होना चाहिए, और वर्क डन 0 होने का मतलब जितना एरिया ऊपर है उतना एरिया क्या होना चाहिए? नीचे होना चाहिए। तो ऑब्वियस है ये अगर ये एक्स नॉट है तो पक्का ये भी एक्स नॉट फर्दर मतलब 2x नॉट हो जाएगा। क्या आपको समझ आई सबको? हाँ सर। ठीक है, तो वहां से आप डायरेक्टली कर सकते थे। ठीक है, ये सेकंड पार्ट के लिए। फर्स्ट पार्ट का आंसर तो हमारा हो गया, ये हमारे फर्स्ट पार्ट के लिए हमने कंप्लीट कर लिया। अभी सेकंड पार्ट के लिए कंप्लीट कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे हम? सिंस v विल बी 0 एट मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हम ये लिख सकते हैं कि टोटल वर्क डन अपनी 0 होनी चाहिए। Therefore area above f net versus x graph equal to area below. Therefore required position is equal to 2x naught. Required position is equal to 2x naught, and therefore this is 2 times of x naught की वैल्यू थी L tan theta by mu naught, तो ये हो जाएगा L tan theta over mu naught हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको? हाँ सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ध्यान से सुनना। A particle when projected down moves with a uniform velocity v naught in y direction of an inclined plane. इस पार्ट से क्या इंफॉर्मेशन कंक्लूड कर रहे हैं? फर्स्ट लाइन से क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? फर्स्ट पार्ट से क्या इंफॉर्मेशन आ रही है आप ये बता दे। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं एक ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन प्लेन पे फेंक रहा हूं डाउन द इंक्लाइन, और वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, ये तो तभी हो सकता है ना जब नेट फोर्स 0, राइट? यस सर। यस सर। यूनिफॉर्म Yes, sir. वेलोसिटी से चलना कब पॉसिबल है? जब नेट फोर्स क्या हो जाए? 0 हो जाए। और नेट फोर्स 0 होने का मतलब mg साइन थीटा को कौन बैलेंस कर रहा होगा? म्यू mg कॉस थीटा। करेगा नहीं करेगा? यस सर। क्या आपको ये पता चल रहा है यहाँ से tan थीटा की वैल्यू म्यू है? पता चल रही है? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि जो tan थीटा है वो बेसिकली आपका म्यू है, मतलब ये रिपोज एंगल पे ही इंक्लाइन प्लेन अभी है अभी। ठीक है, ये पहला लाइन जो है बेसिकली उसने बस ये आपको रियलाइज करवाने के लिए किया कि म्यू का वैल्यू कितना है, ये आपको खुद से कंक्लूड करना था। ठीक है, अब आगे क्या है, सेकंड पार्ट पे चले। इफ द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, अब देखो डायग्राम में बहुत क्लियरली उन्होंने दिखा रखा है कि अब वो उसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दे आर प्रोजेक्टिंग इट हॉरिजॉन्टली।
विद सम वेलोसिटी वी नॉट ऑन द इंक्लाइन प्लेन। अब क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट में वो कह रहे हैं फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन between the particle and inclined plane when the speed of the particle will be 3 v naught by 4 v naught by 2। बेसिकली आपको किसी भी एक जनरल स्पीड के लिए आपको वो डायरेक्शन फाइंड करना पड़ेगा, और अगर आप वो फाइंड करने में सक्सेसफुल हो गए तो फिर आप वो v को दो बार, आप एक बार v नॉट बाई 3 v नॉट बाई 4 यूज करेंगे और एक v नॉट बाई 2 यूज करेंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिर अगर हम वो सक्सेसफुल हो गए तो उसके बाद फिर हमको ये डिस्क्राइब करना है कि नेचर ऑफ मोशन कैसा है पार्टिकल का, मतलब किस तरह का मोशन में वो पार्टिकल जा रहा होगा। मतलब जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, किस तरह का सिचुएशन में वो मूव करेगा। करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा एक बार डायग्राम को थोड़ा नीट एंड क्लीन ड्रॉ करते हैं, एक बार बड़ा करके। ये वाली एंगल अपने को थीटा दे रखी है इंक्लाइन प्लेन की। इस लाइन को उन्होंने एक्स एक्सिस कह रखा है डायग्राम में, और इस लाइन को उन्होंने वाई एक्सिस कह रखा है। यहां से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया है वेलोसिटी v नॉट से। अब इसका लोकस जो होगा कुछ ऐसा टेढ़ा सा, मतलब ये चल के जाएगा, ऐसा कुछ जा रहा होगा। किसी भी एक रैंडम लोकेशन पे पहले चलते हैं और उसके बाद वहां का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लेट अस से कि हम यहाँ पे किसी एक टाइम पे पहुंचा चुके हैं अपने पार्टिकल को। ये t इक्वल टू 0 का सिचुएशन था, दिस वाज एट t इक्वल टू 0 एंड दिस इज एट सम टाइम t। किसी एक टाइम t का हम डायग्राम को दिखा रहे हैं। वेलोसिटी तो हमेशा टेंजेंट के अलॉन्ग होती है, तो आप ये श्योर होकर कह सकते हैं कि भाई वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में ही रहेगी, अलॉन्ग द टेंजेंट। आप टेंजेंट भी यहाँ पे मार्क कर सकते हो। ठीक है, सो ये टेंजेंट हमने मार्क कर लिया। अब हम फोर्सेस क्या क्या इस पे दिखाएंगे। व्हाट आर द फोर्सेस दैट विल बी एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। क्या क्या फोर्सेस होंगे। एक तो वेट का कंपोनेंट जो डाउन द इंक्लाइन है, जो कि वाई एक्सिस से कोइंसाइड करता है, ये होगा आपका mg साइन थीटा का। और एक फ्रिक्शन होगा जो डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, एंड ये फ्रिक्शन आपको पता है काइनेटिक नेचर का है, जो कि आपका ऑलरेडी हमने प्रूव किया है कि म्यू mg cos थीटा का न्यूमेरिकल वैल्यू ऑलरेडी किससे मैच करता है, mg साइन थीटा से। तो क्या हम ये काइनेटिक फ्रिक्शन को डायरेक्टली लिख सकते हैं ये mg साइन थीटा के इक्वल है, लिख सकते हैं या नहीं। हाँ सर। यस सर। ठीक है। ओके ये mg साइन थीटा वाली जो लाइन है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखो ये वाली एंगल को कुछ भी एक उसने डायग्राम में जो मार्क कर रखा था, इसी को उसने फाई मार्क कर रखा था। तो मैं ये डायग्राम में यहाँ पे इसको फाई मार्क कर देता हूँ, और ये वाली भी एंगल अपने अकॉर्डिंगली फाई हो जाएगी। ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखो आप, अगर इसका मोशन वाई एक्सिस के अलोंग कंसिडर किया जाए, सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग, तो फिर इसमें फ्रिक्शन का मुझे कंपोनेंट इधर लेना पड़ेगा, हाँ सर। ठीक है। और वो कंपोनेंट कितना आएगा, mg साइन थीटा मल्टीप्लाइड विद कॉस फाई। आएगा क्या, आएगा। हाँ सर। मतलब अगर मुझे कोई बोले कि वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन निकालो, मैं अगर इस डायरेक्शन का सोचूं, इस डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन निकालो, तो एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा mg साइन थीटा माइनस ऑफ mg साइन थीटा मल्टीप्लाइड विद कॉस फाई डिवाइडेड बाई m करना पड़ेगा। देखो आपको इक्वेशन समझ आ रही है नहीं, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर आप अलोंग द टैंजेंट, अगर आप इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करोगे, अलोंग द टैंजेंट मोशन को देखो, अलोंग द टैंजेंट। पिछली बार हमने क्या किया, वाई एक्सिस का सोचा, अब आप अलोंग द टैंजेंट सोचो। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ टैंजेंट के अलोंग अगर सोचूं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में अगर सोचो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किससे मिलेगी, टेंजेंशियल फोर्स से मिलेगी।
इस बार देखो इस mg का कंपोनेंट आपको इधर लेना पड़ेगा ना, mg sin थीटा का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसको क्या लिखते हैं आप, mg sin थीटा इंटू कॉस फाई माइनस ऑफ mg sin थीटा डिवाइडेड बाई m। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। आपको कोई इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दिख रही है? AT इक्वल टू माइनस AY। AT इक्वल टू माइनस AY, मतलब ये दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, बस एक में पॉजिटिव है दूसरे में नेगेटिव है, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का क्या ऐसे ही नहीं है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो तो ध्यान से, सो कैन आई राइट कि AY विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ AT, और यहां से अगर इसको लिखा जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं dVy बाई dt विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाई dt। ये dt dt तो गया, और आप ध्यान से देखोगे तो यहां से आपको dVy इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV दिख रही होगी। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन के लिमिट्स क्या क्या होंगे बताओ। इनिशियली t इक्वल टू 0 पे क्या वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है? नो सर, इक्वल टू 0 पे क्या वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है? नहीं सर, ये नहीं है। नहीं सर। देखो इनिशियली जो वेलोसिटी है वो तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ना, तो वाई डायरेक्शन में क्या कोई वेलोसिटी है या नहीं है? नहीं। नहीं है, तो वाई डायरेक्शन में जब वेलोसिटी का लिमिट डालेंगे तो क्या लिखेंगे 0। बट क्या स्पीड वहां पे 0 था या v नॉट था? v नॉट। तो स्पीड का लिमिट जब 0 v नॉट था तब वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 था, और थोड़ी देर के बाद जब उसकी वेलोसिटी वी वाई कुछ एक हो गई होगी, वो मुझे पता नहीं कितनी है, वी वाई हो चुकी होगी, तब उसकी स्पीड कितनी हो चुकी है, v हो चुकी है। सही लिख रहा हूं मैं? सही लिखा मैंने? यस सर। अब देखो एक्सप्रेशन क्या आ रहा है आपके पास, वी वाई माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ v प्लस v नॉट। अच्छा, वी वाई को क्या v के टर्म से एक्सप्रेस कर सकते हो? वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है क्या वो v के टर्म से एक्सप्रेस की जा सकती है? v v cos cos फाई, तो उसको यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब इसको नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या कर लिया, इसको v cos ऑफ फाई लिख दिया, एंड यहाँ से देखोगे आप तो आपको v की वैल्यू मिल रही है, याद है cos फाई आपको निकालना था ना, तो cos ऑफ फाई की वैल्यू मिल गई आपको। दिस इज कमिंग आउट टू बी v नॉट बाई v माइनस ऑफ 1 आ रही है, ये आपकी वैल्यू होगी। ये आपको cos फाई की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। अब उसने क्या करा, ये हमने जनरल सा एक्सप्रेशन निकाल लिया, इसमें हमने मतलब स्पीड को बेसिकली डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन के साथ रिलेट कर दिया है। मतलब फाई तो ऑब्वियसली वो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन था, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन था उसका हमने वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाया था, और फ्रिक्शन भी देखो इस वाई एक्सिस के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में वही एंगल पे है, तो ऑब्वियसली हमको फ्रिक्शन का डायरेक्शन पता चल चुका है यहाँ पे। अब उसने दो पार्ट इसका दिया था, एक 3v0/4 का और एक v0/2 का, तो हम बस सब्स्टिट्यूट करके आराम से निकाल सकते हैं। तो अब इसके क्वेश्चन के पार्ट ए का जो आंसर है, पार्ट ए के लिए जो पहले पार्ट का आंसर है नंबर 1 के लिए, cos ऑफ फाई विल बी v0/3v0/4 माइनस ऑफ 1 विच बिकम्स 1/3। सेकेंड पार्ट के लिए cos of phi becomes v0/2 minus of 1, and that becomes कितना, 2 minus 1 is 1। इसका मतलब phi की वैल्यू यहाँ पे आपको 90 डिग्री की मिलेगी। सॉरी, हाँ ठीक है, तो है 0 डिग्री मिलेगी, 0 डिग्री मिलेगी। आई होप सबको समझ आ गई है, क्लियर है? यस Yes. सर। अब देखो इसका लास्ट पार्ट जो है, अब वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। उसने बोला डिस्क्राइब द नेचर ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। तुम ये नोटिस करो कि इसमें एक्स डायरेक्शन में भी एक एक्सेलरेशन, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर एक्स डायरेक्शन में आप एक्सेलरेशन देखोगे तो ये एक्चुअली पीछे की तरफ आएगा, आएगा ना?
क्योंकि फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट है ये जो इस नेगेटिव एक्स की तरफ है। क्या आपको दिख रही है? Do you हाँ see सर, that? यस सर, तो इसका मतलब ये जो एक्स डायरेक्शन में नेगेटिव एक्सेलरेशन है, एक्स डायरेक्शन में जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, उसकी वजह से जो एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली घटेगा या नहीं घटेगा? घटेगा या नहीं? हाँ यस सर। सर। ठीक है। सो कंटिन्यूअसली एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, कभी ना कभी तो ये जीरो हो जाएगी। जैसे ही एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो हो गई, इसका क्या मतलब निकलेगा? जिसका डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो ऑलमोस्ट कैसा हो चुका है? ऑलमोस्ट वाई एक्सिस के पैरेलल। वर्टिकल हो जाए, वर्टिकल मतलब नहीं कह सकते बेटा, वाई अलोंग एक्सिस के पैरेलल। हाँ अलोंग द इंक्लाइन प्लेन वाई डायरेक्शन में कह सकते हैं। वर्टिकल नहीं है ये, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन वाई डायरेक्शन में हो चुकी है। तो अब ये सोचो, जब ये इस तरह का सिचुएशन में आ चुका है जहां पे इसकी वेलोसिटी पैरेलल टू वाई एक्सिस हो चुकी है, अब क्या इसके ऊपर कोई नेट अनबैलेंस फोर्स है या नहीं है? अब ये सोच के देखो एक बार। अब इसके ऊपर एम जी साइन थीटा डाउन द इंक्लाइन लग रही है, और फ्रिक्शन तो ऊपर की तरफ ही लगेगी। तो यहाँ एक है नीचे की तरफ एम जी साइन थीटा, और एक है ऊपर की तरफ एम जी साइन थीटा। क्या ये दोनों आपस में बैलेंस है या नहीं है? यस सर। और अगर ये बैलेंस हो चुका है तो क्या इसकी वेलोसिटी इसके बाद चेंज होगी? नहीं, नहीं होगी। ये इसका तो मतलब वेलोसिटी क्या हो क्वेश्चन में जाएगा? भी बोला कांस्टेंट हो था। जाएगा। इसका मतलब ये तो वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब इनिशियली आपने वी नॉट से फेंका था, और फाइनली जब वो मूव करेगा तब वी नॉट बाई टू से मूव करेगा। देखो यही तो हमने निकाला है ना, देखो तो वो कितने से मूव करेगा? वी नॉट बाई टू। रिमेंबर, देखो ये यही यूज किया था ना हमने डेटा। यस सर। ठीक है। तो सेकेंड पार्ट का भी आंसर जो होगा उसको भी मेंशन कर लीजिए। ड्यू टू ax being negative, the x component of velocity decreases continuously till it becomes zero. Hereafter velocity becomes parallel to y-axis. Parallel to y-axis. Therefore, v becomes equal to vy. And as kinetic friction is equal to mg sine theta, given acceleration becomes zero, and therefore velocity becomes constant. Constant hereafter. तो आप दिखा सकते हो यहाँ पे, इसी डायग्राम में दिखा दो। इसी डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। ये वी नॉट से जा रहा है, वी नॉट बाई टू से जा रहा है फाइनली। और यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि काइनेटिक फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रही होगी, और ये एम जी साइन थीटा के इक्वल लगेगी, और डाउन द इंक्लाइन भी आपको एम जी साइन थीटा ही मिलेगा। आई होप सबको ये समझ आ गई है। ठीक है। यस सर। ठीक है।